चलो सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे आज, बट उससे पहले एक दो सवाल, ठीक है? ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क, कौन बता सकता है? या बताओ। कौन ज्यादा इफेक्टिव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी सेविंग्स? प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, ठीक है। कैन एनीवन टॉक अबाउट एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स? सो दे आर डिजिटल, आप कह सकते हो डिजिटल रिसिप्ट्स हैं ये, जिनका आपका कॉपी नहीं बन सकता है, राइट? ओके, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? अभी चल रहा है, चलो। तो पहले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप ये बताइए कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। आप कैसे कहते हो कि कोई जो है वो इंटेलिजेंट है? कुछ भी बताओ, सिंपल है, कुछ तो सोचा होगा ना इंटेलिजेंट बनने के पहले। किसी भी चीज को पास करना, उसका चीजों को एनालिसिस करना, जो भी है उसको एडवांस तरीके से बताना, मतलब इंटेलेक्चुअल होना अपने आप में एक टर्म हो जाएगा, फिर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बेसिक्स जनरल आप ऐसा टर्म सर जो मतलब खुद में अपने आप को बता सकते हैं, अच्छे हैं, मतलब काफी ज्यादा एडवांस कोऑर्डिनेशन प्रॉपर। ऑलराइट, ओके, सी हालांकि अपने आप में इंटेलिजेंस इज अ वेरी डीप टॉपिक, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट बेसिक अगर हम इंटेलिजेंस की कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करें तो इंटेलिजेंस इज अबाउट दोज हु कैन थिंक लॉजिकली, राइट? लॉजिकली सोच सकता हो, रीजनिंग कैपेबिलिटी हो उसके अंदर, रीजन कर सकता हो, राइट? आप जो है उसके अंदर में थोड़ी बहुत मेमोरी अच्छी हो, चीजें वो स्टोर करता है, सीख अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस लर्निंग करता हो, एक्सपीरियंस लर्निंग करता हो, साथ ही साथ वो पैटर्न्स को समझ पाता हो। पैटर्न्स को समझना ये अपने आप में इंटेलिजेंस है। इसके अलावा आप और भी कह सकते हो कि एक टर्म और यूज किया जाता है, दैट इज द एडेप्टेबिलिटी। ये पहले नहीं माना जाता था, बट रिसेंट रिसर्च ने ये भी बताना स्टार्ट किया कि एडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। अगर ह्यूमन एडेप्टेबल नहीं होता तो शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। अगर हम इसको डे टू डे चीजों के बारे में बात करें, आप इंटेलिजेंट किसको बोलते हो? लेट्स सपोज कि कोई नई डिजीज आ गई, ठीक है, अब जो डॉक्टर्स पहले से कुछ डिजीज के लिए ट्रेंड हैं, उनमें से सब लोग उस नए डिजीज के बारे में नहीं सोच पाए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, दे डोंट नो। बट नई प्रॉब्लम्स के आने पे आप बेस्ड ऑन योर, ये आपके सारी आपके पास चीजें हैं, उसके बेसिस पे क्या आप नए प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोज पाते हो क्या? सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो, इंटेलिजेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली, जैसे एक एग्जांपल सबसे बेसिक जो आपका इंटेलिजेंस का टाइप है, दैट इज नोन मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। किसी किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, दे नो नंबर्स के साथ उनका काफी अच्छा चलता है, तो वो एक इंटेलिजेंस है। इवन म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वो आपको म्यूजिक के साथ, टोन्स के साथ, रिदम्स के साथ उनका काफी अच्छा बनता है। किसी किसी का जैसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया कि आप लोगों के साथ कैसे जुड़ते हो। इवन आपको देखो कितने अच्छे अच्छे लोग होंगे, बट दे कैंट, वो सोशलाइज नहीं हो पाते अच्छे तरीके से। सो इवन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी होता है, हम अपने बारे में जानते हैं क्या, ठीक है, डू वी नो कि हम क्या हैं, कैसे हम, हमारी बिहेवियर कैसे होती है, हम अपने बारे में कितने अच्छे से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अलावा आपको जैसे एक होता है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, जैसे किसी को बताओ कि अच्छा, किसी किसी को देखो कि रास्ते बहुत जल्दी याद होते हैं, ठीक है, वो या उसको बताओगे ना कि अच्छा मैं रूम बना रहा हूं,
अब ऐसे ऐसे मैं बनाऊंगा तो बहुत लोग जल्दी इमेजिन नहीं कर पाते, बट कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा रूम बनाऊंगा, यहाँ पे चेयर लगाऊंगा, यहाँ सोफा लगाऊंगा, ऐसे ऐसे प्लानिंग करूंगा। सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। और एक लास्ट इंटेलिजेंस बताई जाती है, दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। वो लोग जो ऐसे सवालों में उलझते हैं कि मैं क्यों आया हूं, मेरा एग्जिस्टेंस होने का क्या पर्पस है, ठीक है, ये दुनिया, ये लाइफ का मतलब क्या है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस खैर बहुत सी चीजों की बात होती है, बट अगर हम बेसिक टू बेसिक बात करें कि क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके बेसिस पे हम इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई लॉजिक के बेसिस पे सोचता है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है उसमें, मेमोरी हो उसमें, एक्सपीरियंस लर्निंग कर सकता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता हो, ठीक है, साथ ही साथ एडेप्टेबल हो, यानी न्यू चैलेंजेस के लिए वो रेडी हो, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उस पर काम कर सकता हो। तो ये बेसिकली इन्हीं को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अब जनरली ये चीजें जो है ह्यूमन में सबसे अच्छे लेवल तक पाई जाती थी, बट रिसेंटली हमने इसको क्या कर दिया, ये कैपेबिलिटीज हमने मशीन्स में डाली और इसी को नाम दिया क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब सोचो कि आज के डेट में आप देखो कि जो मॉडर्न आपके पास बहुत सारे डिवाइसेज है, मॉडर्न बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको लॉजिकल एनालिसिस करके दे सकते हैं, रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग कैपेबिलिटीज उनके अंदर डेवलप हो गई। मेमोरी ऑब्वियसली है, उनसे आपने 2 महीने या 10 दिन पहले क्या पूछा था, अगर आप उससे दोबारा पूछोगे तो ही विल रिप्लाई, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस लर्निंग, वो ट्रेन होते हैं जितने आप, जैसे चैट जीपीटी 1 आया था, उससे बेटर वर्जन चैट जीपीटी 2 आया, उससे बेटर 3 आया, अभी 4 आ गया है एंड रिसेंटली 5 आने वाला है, ठीक है। तो 5 जब लॉन्च होगा तो कहा जा रहा है कि ये जनरल इंटेलिजेंस के साथ आएगा वो, ठीक है, वो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को भी काफी और बेहतर तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। देन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, आप क्वेश्चन दो, पैराग्राफ बोलो कि भाई इसका सिनॉप्सिस बना के दे दो, एंड इट विल गिव यू, राइट, इट नोज कि आपके पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। देन एडेप्टेबिलिटी, ऑब्वियसली टाइम के साथ वो अपने आप में उसमें नई नई चीजें जो है वो आप इंक्लूड कर रहे हो। सो ये कैपेबिलिटी जिसके पास है, दैट इज व्हाट दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैपेबिलिटी आपने क्या करी, मशीन के अंदर में डाली, ये आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप समझ सकते हो। सो अगर हम बात करें, सो क्या है, दिस refers to the ability of machines to perform tasks that would normally require human intelligence। अब human intelligence को हमने डिफाइन कर लिया कि human intelligence क्या क्या है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि अगर कंप्यूटर्स के पास ये क्षमता है तो फिर ये भी काम कर सकते हैं। और अगर आप ये भी ले सकते हो कि लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग इन रियल टाइम विदाउट कांस्टेंट सुपरविजन। इंसान के पास यही तो बात है ना, अदरवाइज कुछ काम तो जानवर भी कर लेते हैं, पर जानवर को एक एक चीज आपको बताना पड़ेगा। जानवरों में भी हालांकि इंटेलिजेंस होती है, कुछ कुछ जानवर जो है काफी एडवांस, उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है, बट लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है। जैसे अगर चींटी को देखोगे, चींटी में भी इंटेलिजेंस है, चींटी भी धीरे धीरे ये सीख गई है कि अगर वो जो आपको फूड ग्रेन्स को स्टोर करेगी तो वो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो आपको जो चावल हो गया या गेहूं हो गया, उसको 2 पार्ट में तोड़ के स्टोर करती है, ठीक है। चींटी ये भी जानती है कि अगर जो आपका ये होता है कोरिएंडर, क्या बोलते हैं उसको, धनिया, तो धनिया को अगर 2 पार्ट में तोड़ोगे तो फिर भी वो अंकुरित हो जाता है, तो वो धनिया को 4 पार्ट में तोड़ के रखती है, ठीक है। तो देयर इज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस आप में सबसे बेहतर था, तो आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। एडॉप्ट कर सकते हैं, ह्यूमन जल्दी सीखते हैं, ठीक है। एबिलिटी, आपके पास 5 सेंसेस हैं, अगर शास्त्र के हिसाब से जाओगे तो कहते हैं कि हर जानवर के अलग अलग लेवल ऑफ सेंसेस हैं, ह्यूमन के पास 5 सेंसेस हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सेंसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहानी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यही आप सिंपल सी एबिलिटी लिख सकते हो कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स, वो काम करने के लिए जो ह्यूमन कर सकते थे, यही आपको जो है दैट इज द इंटेलिजेंस। अब हम जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो घूम फिर के ये टर्म्स आपके आसपास आते रहेंगे, जैसे प्लानिंग। अब आप जैसे ही चैट जीपीटी में कुछ डालते हो तो क्या होता है, आपसे उससे कोई क्वेरी पूछते हो, नाउ ही नीड्स टू प्लान कि अब मैं इसका आंसर कैसे करूं, ही नीड्स टू प्लान दैट थिंग। अगर आपने उसको बोल दिया कि 200 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में मुझे इसको प्रिसाइज करके दे दो, तो इट नीड्स टू प्लान, तो ये प्लानिंग कैपेबिलिटी इसके पास आएगी। आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में रोबोटिक्स के साथ भी इंक्लूड किया जा रहा है, ऐसे रोबोट आ रहे हैं जो कि चीजें कर सकते हैं। वो कौन सी आई थी फर्स्ट रोबोट, क्या नाम था उसका, सोफिया, ठीक है, हाँ जी, ह्यूमनॉइड है, तो एटलीस्ट रोबोट, और साथ में आपने क्या करा, उसमें इंटेलिजेंस दिया, दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। इसके अलावा मशीन लर्निंग आते हैं, इसमें मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का से पहले जो चीज आई थी दैट वाज द मशीन लर्निंग, कि मशीन से सीख सकते हैं क्या, मशीन अपने एक्सपीरियंसेस से टास्क को बेटर कर सकते हैं, दैट वाज द मशीन लर्निंग। उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि पहले सिस्टम्स जो थे वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेरीज को समझते थे। आप एक स्टैंडर्ड तरीके से उसमें टाइप करोगे तभी वो क्वेरी को आपको समझेगा। अब जो है आप अपने भाषा में, जैसे हम बोलचाल की भाषा में दिन रात बात करते हैं, आप उस भाषा में भी बात करोगे तो इट विल अंडरस्टैंड। जैसे याद करो, आज से 5 साल 4 साल पहले आपको गूगल से कुछ पूछना है तो यू नीड टू प्रॉपर आपको बोलना पड़ता था। ठीक है, अगर आपको बोलना भी है तो आपको अच्छे से बोलना पड़ेगा एंड आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। बट नाउ आप टाइप करो, ये कुछ ना कुछ निकाल के आपको दे देगा। सो दैट इज द आइडिया ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जिस तरीके से नेचुरली हम लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, क्या मशीन्स उस तरीके से कर पाएंगे, वो कैपेबिलिटी आना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो पार्ट है। नॉलेज, ऑब्वियसली इनके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिवाइसेज होती हैं, जो इनका सर्वर होता है, इनको बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा पे क्या किया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कॉग्निटिव सिस्टम जब हम बोलते हैं, कॉग्निटिव सिस्टम का मतलब यही होता है कि आप अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाते हो, आप रीजनिंग कैसे करते हो, आप एनालिसिस कैसे करते हो, इसी को हम कहते हैं कॉग्निशन। ठीक है, तो आप कैसे चीजों को सीखते हो। सो दैट इज एवरीथिंग दिस कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कहानी पहले तो क्लियर रखना। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पे हम लोग कुछ कुछ टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि अभी इससे पहले जो आपको जो प्रोग्राम्स बनाए जाते थे, उनका एक तरीके से काम करने का स्ट्रक्चर ये होता था कि पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, चौथा, इट विल गो इनटू अ फ्लो। न्यूरल नेटवर्क ने जब इन्होंने डिजाइन किया, इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि ये जो है, ये जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन हमारा काम करता है, ये कुछ उस पैटर्न पे है। यानी बहुत सारे नोड्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे जिगजैग पैटर्न हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्लो में आपका जो है एग्जीक्यूशन होगा। एक एक करके इनकी चर्चा जो है हम करेंगे, पर ध्यान रखना, ये दीज आर द कंपोनेंट्स आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स के रूप में ये यूज हो रहा है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि देखो, अब यहां से आपको टर्म्स, यहां से सिंपली आपको टर्म्स याद रखने, यहाँ पे जितने मैं टर्म्स डिस्कस करूंगा, अगर आपको टर्म्स को याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो पहला जो है दैट इज द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या था? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ये आपको इनिशियल लेवल थे, जब मशीन्स अभी सीख रहे थे, मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा था, अपनी अपनी जो काम आप उनको दे रहे हो उसके बेसिस पे सीख रहे थे। इसमें चीज ये था कि दे वर स्पेशलाइज्ड इन वन एरिया, एक पार्टिकुलर काम वो कर सकते थे, बहुत उनकी लिमिटेशंस थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आती थी सीरी, अभी भी आती है, और वो एलेक्सा आती थी। ठीक है, तो आप उससे बोलते थे, स्टार्टिंग में जब एलेक्सा का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, सीरी का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, तो आप उसको वेब सर्चेज वगैरह के लिए यूज करते थे। जनरली आप बोलते थे सीरी भाई बताओ टेम्परेचर कितना है, सो इट विल सर्च द वेब बेसिकली, और उसको जो फॉर्म में डेटा मिलेगा वो फॉर्म में आपको बता देगी। तो दैट वाज स्पेशलाइज्ड, तो इसीलिए उसको बोला गया नैरो इंटेलिजेंस। अब उससे बोलोगे कि मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाओ, नया कंपोज करके, वो नहीं कर सकते। जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे वही आपको जैसे का तैसा आपको दे देगी। तो बेसिक वो कर क्या रही थी, इट वाज जस्ट सर्चिंग, और कुछ नहीं करी, तो सर्च करके रिजल्ट जो है आपको दे देगी। दैट वाज ऑल इट वाज डूइंग, एंड दिस वाज नोन एज द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो सीरी, एलेक्सा, कोर्टाना, ये जो थे, ये सारे के सारे उसी अंदर में थे। उसके बाद आया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो पहला लेवल जो है आपको आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसको मशीन लर्निंग लेवल भी कहा गया। उसी तरीके से जो दूसरा लेवल है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसको मशीन इंटेलिजेंस की बात करेंगे। यानी अब मशीन्स इंटेलिजेंट हो गए, नाउ दे कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब वो आपको बेहतर अडेप्ट हो सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो ये कहा गया कि एज स्मार्ट एज ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड। तो मैक्सिमम काम जो ह्यूमन कर सकता है, वो काम ये भी आपको पूरा कर सकते हैं। आपको ऐसे लिखना है, लिख सकता है, कॉम्प्रिहेंशन लेना है, ले सकता है, गाना कंपोज करना है, कर सकता है, म्यूजिक बनाना है, कर सकता है। ठीक है, तो ये आप देखो, इसी को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। बट अभी भी इनमें कुछ चीजें लैगिंग है, जैसे इमोशंस को ये जल्दी परसीव नहीं कर पाते। ठीक है, ये मेरे इंटेंशंस को नहीं समझ सकते कि मैं अगर इससे कुछ मांग रहा हूं तो क्यों मांग रहा हूं। बट धीरे धीरे ये अडेप्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे इनके पास एक्स्ट्रा और डेटा मिलता जाएगा, दे विल गो ऑन अडेप्टिंग, और फाइनली ये चले आएंगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के स्टेज में। अब जब ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के स्टेज में पहुंच जाएंगे, यानी कि हर काम में ह्यूमन से बेहतर होना। तो अभी जो है वी आर करेंटली हियर, इसमें डेवलपमेंट हो रही है, बट इन फ्यूचर लेट्स से कब हो रहा है, 10-20 साल में आपको देखने मिल जाएगा, दे विल रीच आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। क्योंकि जस्ट इन लाइक 6 महीने में हो सकता है कि नया वर्जन चैट जीपीटी का लॉन्च हो जाए। ठीक है, और वो जब चैट जीपीटी 5 आएगा, उनका जो नया इंजन है दैट इज वेरी मच पावरफुल। सो लेट्स सी, बट ये आपका अभी आपसे पूछा है अभी हम किस लेवल पे हैं, करेंटली वी आर हियर। ठीक है, आप हमारा फ्यूचर जो है वो यहां पे है, और यहां पे बात आ जाएगी मशीन कॉन्शियसनेस की।
कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना खैर बहुत बड़ी बात है, बट आप समझो कि हम हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, हम अपने आप को समझते हैं, हम आईने में अपने आप को देखते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर थॉट्स क्या चल रही है। ठीक है, अगर मशीन्स के अंदर में ये चीज डेवलप हो गई तो फिर ये फ्यूचर की बात है, लेट्स सी कैसे होता है। तो शायद मूवी वगैरह में जो हम लोग देखते थे ना कि वो ट्रांसफॉर्मर बन गया, वो क्या क्या बनते रहते थे, तो आप उस स्टेज में जाने से बहुत दूर नहीं है। ट्रांसफॉर्मर दूसरे घर से आया था, क्या था? टर्मिनेटर। ओके, हाँ जी, हाँ, अब ये तो डिबेट की बात हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी लेकिन ये फीचर कॉन्शियसनेस ये लोग बोल रहे हैं, बट कॉन्शियसनेस तक पहुंचना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका जो पैटर्न है मशीन लर्निंग का, ये कुछ इस तरीके से अभी भी मैथमेटिकल लॉज पे ही डिफाइन है। तो उनके कॉन्शियसनेस को भी वो डिफाइन करेंगे, क्या ये ह्यूमन वाली कॉन्शियसनेस आएगी या वो कॉन्शियसनेस भी मैशिनिस्ट कॉन्शियसनेस होगी। जैसे इंटेलिजेंस जो है, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, ये मशीन इंटेलिजेंस है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, मशीन उस तरीके से नहीं सोचता। मशीन प्रोसीड्यूर्स में सोचता है, उसके पाथ डिफाइंड है। हाँ हाँ हाँ, अभी जनरल इंटेलिजेंस में जाएगा, अभी जनरल इंटेलिजेंस। जब आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंच जाते हैं, मशीन्स अपनी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करने लगे। बात समझ रहे हो? अपनी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब तक आप में अपनी एग्जिस्टेंस को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप में कॉन्शियसनेस। बच्चा जो होता है, बच्चा भी कॉन्शियस होता है। बच्चे को ऐसे चीटी काटोगे तो स्टार्ट होगी, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ असर हो रहा है। बट अभी आप मशीन को 2 थप्पड़ मारो, बजट मैटर, उसको गाली भी दो तो वो गाली को गाली की तरह नहीं ले रहा है। इट्स सेइंग कि हाँ ये बुरा वर्ड है, उसको ये सिखाया गया है। इट्स नॉट, हाँ जी, वो तो चलो एक्सेप्शंस की बात हो गई। ठीक है, वो एक्सेप्शंस हो गए, उसको हम ये नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, अरे वो देखो, वो आप हम बात कर रहे हैं जनरलाइज टर्म्स में, एक्सेप्शन हर चीज के हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं, हो सकता है किसी की आंखें ना हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी ना, तो वी आर नॉट टेकिंग इनटू दैट डिटेल। हाँ जी, नहीं नहीं, गाली गाली वो दे सकता है, द थिंग इज वो गाली कैसे देगा। नहीं नहीं, वो सुनो, अरे सुनो, पहली बात सुनो। जैसे मैंने किसी को गाली दिया, अब किसी की हैबिचुअल गाली की आदत होती है, नहीं कुछ भी हुआ तुरंत कुछ ना कुछ गाली मुंह से निकलेगा। ठीक है, ये तो वो वहां पे कोई इंटेंशन नहीं होता, वो वहां उस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन कभी आप गुस्सा में हो, गुस्से में आने के बाद जानबूझ के गाली देना, या कोई आपको गाली दे और आपका ईगो हर्ट हो कि ये गाली कैसे दे दी, बात समझ में आ रही है? तो एक आप मैसेज जो आप नॉर्मली डे टू डे टाइम में इधर उधर गाली दे देते हो, ठीक है, कुछ हुआ तो अभी मेरे मुंह से निकल जाता, ठीक है। सो उस केस में आप क्या करते हो, वो आपका मैसेज तरीके पे दे रहे हो। लेकिन जब आप कॉन्शियसली गुस्से में हो या कुछ वैसा हुआ या आपने उस पर रिएक्ट करके किसी पे गाली दिया, वो कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है। आप कॉन्शियसली कुछ चीजें आप सब कॉन्शियसली कर रहे हो, तो नॉर्मली आप जो गाली दे रहे हो दैट यू आर डूइंग सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। लेकिन कॉन्शियसली सोच के कि आज तो है जो इसको पूरा ऊपर से नीचे तक जो है अच्छे से नहलाऊंगा, नहीं नहीं, वो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है। दोस्तों के बीच में आप सबकॉन्शियस हो रहे थे, देखो, नहीं नहीं, देखो दोस्तों, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, दोस्तों के बीच में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो ना, क्या कारण है? यानी आपका आपका कॉन्शियसनेस जो है ना, वो रिलैक्स हो जाता है, और आप अपने फिल्टर्स नहीं लगा रहे होते। जब आप यहाँ पे बैठे हो या मैं आपके सामने बैठा हूं, आई एम पुटिंग लॉट ऑफ फिल्टर्स इन माई पर्सनैलिटी, जो मेरा रियल है वो शायद ना निकल के आ रहा हो। बात समझ में आ रही हो? मुझे हर चीज सोच के बोलना पड़ रहा है। आई हैव टू थिंक इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, आप या इसको कैसे लोगे। मैं बैठूंगा भी तो कैसे बैठूंगा, मेरा दिमाग ये सोच रहा है, मेरा दिमाग बिजी है, तो माई ब्रेन हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, एफर्ट उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, कई फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन जब अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हो, यू नो कि इसने मुझे सब तरीके से देखा है, ठीक है, तो आप जैसे भी बोलो वहां पे आपका ब्रेन को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो रिलैक्स मोड में जा सकता है, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो काफी रिलैक्स मोड में चला जाता है। बस समझ, इसलिए आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो गाली भी आप उसी लिए देते। वो तो खैर आदत का हिस्सा बन गया है वो। चलो अच्छा, इसके अलावा और भी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया है। एक तो आपका
कि आपका नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड सुपर इंटेलिजेंस, ये ब्रॉडर टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे मशीन लर्निंग, मशीन इंटेलिजेंस एंड मशीन कॉन्शियसनेस की बात आएगी। तो ये रिलेशंस को याद रखना, ठीक है। पहले लेवल में नैरो इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग है, जनरल इंटेलिजेंस में मशीन इंटेलिजेंस बात हो गई, और तीसरे में सुपर इंटेलिजेंस की जब बात होगी तो मशीन कॉन्शियसनेस की बात होगी। ये 3 लेवल्स हैं अभी हम। इसके अलावा एक और तरीका है डिफाइन करने का, जैसे पहला जो है दो चार नोन एज द रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स आर दोज मशीन जिनको एक पार्टिकुलर चीज के लिए डिजाइन किया गया था, एक पार्टिकुलर काम करने के लिए, कि ये आपको टेक्स्ट को पढ़ के इसको इसका एमएस वर्ड में आपको ट्रांसफर कर देने का है स्कैन करके। तो ये अगर एक पार्टिकुलर इस तरीके का मशीन आपने दिया है तो दैट इज नोन एज द रिएक्टिव मशीन। इनके पास मेमोरी नहीं होती थी, दे डोंट हैव मेमोरी, और इसके लिए वो कुछ करंट आपको जो है कुछ इनपुट से ले सकते थे, और वो भी जब आप उनको उस समय दोगे उसी बेसिस पे वो काम करेंगे। इट्स नॉट कि वो आपके पास उनसे बोलोगे अच्छा कुछ एक्स्ट्रा जो है मेरे लिए ऐसे तुम खोज के ले आओ कुछ नए टर्म पे, दे कांट डू, ठीक है। तो इनको कहा गया रिएक्टिव, ये रिएक्शन करेंगे। आपने उनको कुछ बोला, दे विल, अगर उनके पास एक्सेस है दे विल फाइंड आउट एंड दे विल गिव टू यू। तो दैट इज आपका रिएक्टिव मशीन। तो ध्यान रखना, इनके पास सबसे जो बड़ी बात थी, इनके पास मेमोरी नहीं थी। तो ये मेमोरी इन द सेंस कि पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके पास नहीं थे, कि आपने पहले कुछ पूछा था, 10 सवाल पहले पूछा था, अच्छा 5 सवाल पहले मैंने आपसे ये सवाल पूछा, उसके बेसिस पे ये बताओ, दे कैंट डू। चैट जीपीटी ये कर सकता है। चैट जीपीटी से आज पूछोगे अच्छा इसके पहले हमने 4 ये पहले जो डिस्कशन किया था इसके बेसिस पे या इस टर्म में डिफाइन करके दो, वो आपको कर देगा। तो बट इनिशियल के जो मशीन्स होते थे दे कैंट डू। धीरे धीरे इनकी मेमोरी बढ़ाई गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दे कैन यूज सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इनके अंदर हुआ, यानी इनकी कैपेबिलिटी जो है वो और थोड़ी बेहतर हो गई, दैट इज द लिमिटेड मेमोरी। तीसरा जो आया दैट कम्स द थियरी ऑफ माइंड। थियरी ऑफ माइंड की जो बात थी यहाँ पे ये मतलब था कि दे हैव द एबिलिटी टू एट्रीब्यूट मेंटल स्टेट्स, यानी कि वो जैसे ही आप टाइप करते हो they can understand your beliefs, they can understand your desires, intentions to oneself and others। यानी कि आप उसको बोलो एक पार्टिकुलर टोन में मुझे समझाओ, ठीक है। आप उसको चैट जीपीटी से बोलना कि मुझे जो है किसी को किसी टॉपिक पे झगड़ा करना है, बट गाली वाले टोन में झगड़ा करने का है, ठीक है, ऐसे टोन में झगड़ा करना, एग्रेसिव टोन में झगड़ा करने का, इट विल गिव यू एन एग्रेसिव टोन। आप उससे बोलना कि प्रोफेशनल टोन में मुझे चाहिए, इट विल गिव यू ना प्रोफेशनल। बात समझ में, यानी इसकी कैपेबिलिटी और क्या हुई, इंप्रूव हुई। ये आपके बिलीफ्स को, डिजायर्स को, इंटेंशंस को, ये सबको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना इसने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अभी जो है वी आर हियर, और चौथे लेवल पे अगेन आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंच जाओगे। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव मशीन्स ये हालांकि ये बहुत एडवांस नहीं थे, आप लिमिटेड मेमोरी, दीज आर लाइक नैरो इंटेलिजेंस की जगह पे आ चुके थे। थियरी ऑफ माइंड ये जनरल इंटेलिजेंस में आप इसको कंपेयर कर सकते हो, और ये जो है ये आपका सुपर इंटेलिजेंस के लेवल पे चला जाएगा। ये उससे भी प्री लेवल पे रिएक्टिव मशीन्स थे, ठीक है। तो अब कौन सा कीवर्ड कौन उठाएगा आई डोंट नो, सो आई थॉट कि आप दोनों ही ले लो, दोनों ही कीवर्ड्स को याद करो। और यहाँ पे कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, दे विल नेवर आस्क इनके डिटेल्स में जाके वो नहीं पूछने वाले, क्योंकि फिर वो अलग चीज हो जाएगी, उसकी कहानी अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इनको जो है दैट यू हैव टू क्लियर है, यहां तक बेसिक है। इसमें आपको इसके बाद अब जो है टाइप्स ऑफ एआई एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, यानी कि कौन से काम, अब जो आज के एआई हैं ये किस तरीके के काम कर सकते हैं, किस तरीके के काम कर सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर हम लोग यूज करते हैं दैट इज जेनरेटिव एआई, जो सबसे ज्यादा वी आर यूजिंग। तो जेनरेटिव नाम में ही पता चल रहा है ना, ये कुछ ना कुछ जनरेट करने के लिए, आपको कुछ लेसन जनरेट करने हैं, आपको कुछ वीडियो जनरेट करने हैं, कोई आपको फोटो जनरेट करना है, वो सारा का सारा काम जो है वो कौन कर रहा है, दैट इज डन बाय दिस जेनरेटिव एआई। सो आप रिलेशन इनका याद रखना, ठीक है, यू विल फाइंड। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेनरेटिव एआई। हाँ जी, नहीं अब ये ऐसा ही था तो मुझे यही मिला, ठीक है। अरे क्या हो गया इसको, ठीक है, दिस वाज लाइक कि अब इन्होंने बाद में मेकअप कर दिया इनका, तो कुछ वैसा ही था। तो ये दिस इज द जनरेटिव एआई। बात समझ में आ रही है? आप कुछ से कुछ चीजों को, तो आप देखोगे मोदी जी जो है गाना गाते रहते हैं कभी कभी गिटार लेके, तो वो क्या है, वो पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई, ठीक है। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखोगे। अब यहां से ये क्या करता है, इट लेवरेजेस एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब वही है कि नॉर्मली जो हम बातें करते हैं क्या वो उसको प्रोसेस करके अपने मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाल सकता है, यानी जो हम बात कर रहे हैं क्या उस बात को कंप्यूटर समझ सकता है। तो यहाँ पे जो जनरेटिव एआई यूज करता है दैट यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अब याद रखना यहाँ पे थोड़े अजीबोगरीब जब भी एआई में टर्म्स मिले मैं बताता ही चलूंगा, मैक्सिमम टाइम उनको याद रखना दे आर नथिंग बट दे आर एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एल्गोरिथम्स। आप जीपीटी की बात करते हो दैट इज एल्गोरिथम, आप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो दैट इज एन एल्गोरिथम, यानी ये एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया, ये प्रोग्राम उस तरीके से काम करेगा। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज नथिंग बट एन एल्गोरिथम, किसके बेसिस पे आप कैसे लैंग्वेजेस को समझोगे, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो एल्गोरिथम है। बट ये एल्गोरिथम क्या कर सकता है कि नॉर्मल लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हम बोलते हैं ये उसको समझ सकता है। दैट्स द आइडिया। आप बोलोगे तो उसी फॉर्म में आपको आंसर भी कर देगा। आपको अभी इससे कुछ क्वेश्चन पूछना बोलना कि और सिंप्लीफाई करके बताओ, और आपको बच्चों के लेवल तक भी समझा देगा, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। ये आपका यहाँ पे कहानी इसकी चल रही है। तो दिस इज नोन एज द जनरेटिव एआई। अब यहाँ पे आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो जनरेटिव एआई के आइडियाज। यहां से सवाल आपसे अगर मेंस में पूछेंगे तो दे विल आस्क कि भाई इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, बताओ एआई के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। हाँ जी, सो चलो जनरेटिव एआई की आर्ट एंड डिजाइन अभी अभी देखा हमने, ठीक है। म्यूजिक कंपोजिशन तो हिमेश रेशमिया का कैरियर खत्म होने पे है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन दैट इट इज डूइंग, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड्स यहाँ पे भी आपका रोल है, आप उसको सिमुलेशन जो है अलग तरीके से उसको बोलो, इट विल मेक अ सिमुलेशन, ठीक है। आपका फैशन एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग दिस इज ऑल्सो बीइंग डन। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग आप उसको बोलो कि अच्छा ये डेटा है, आप बताओ कि फ्यूचर में क्या होगा, तो जस्ट जैसे ह्यूमन कर सकता है प्रेडिक्शन, उस बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन ये भी आपका कर सकता है। ऑल्सो कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, एक आपका फ्लो चार्ट जो आप दे दो, बता दो, डेटा उसमें डाल दो एंड इट विल गिव यू अ प्रोबेबिलिटी, अच्छा किसके प्रोबेबिलिटी किस फील्ड में कितना जा रहा है। तो कैलकुलेशन वगैरह करके जो काम है ये आपको जल्दी देगा। डिमांड फोरकास्टिंग, हेल्थ डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, इवन हेल्थ डायग्नोसिस के फील्ड में हमने तो एक नई मेडिसिन बनाई यूजिंग द एआई, ठीक है। पहली मेडिसिन बना चुके हैं हम लोग एआई का यूज करके। एनीवन नोज द नेम? चलो बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन, आज के डेट में ईडी और ये इतने आगे कैसे हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों से डेटा आता था, पहले एनालाइज करना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अब वो एआई जो है उसको जल्दी से एनालाइज करके बता देता है कि इनका आधार कार्ड ये, इनका पैन कार्ड ये, इस अकाउंट से इतना आया है, यहाँ से इतना लोन है, और आप देखो कि भाई इनका टैक्स इतना ही आया, तो कैसे। तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट अलग अलग करती थी, अब आपने सबको मर्ज कर दिया, एआई के थ्रू एनालाइज करके बता देती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। बात समझ में आती है। तो हर फील्ड में आप एआई को यूज कर सकते हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे एआई का यूज नहीं कर सकते आज की डेट में। द ओनली थिंग इज कि आप कितना क्रिएटिव हो पा रहे हो, दैट्स द आइडिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा आपको जीपीटी समझना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज द जीपीटी की ही बात चल रही है, ठीक है। सो नाम इसका पहले तो फुल फॉर्म ही आपसे कभी हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज द जेनरेटिव। तो जेनरेटिव क्यों आया है, जेनरेटिव एआई से आया वो, ठीक है। प्री ट्रेन यानी उसको बहुत सारे डेटा पे पहले उसको ट्रेन किया गया है एंड देन कम्स द ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पे जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इज अगेन एन एल्गोरिथम, इसके काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। बट यहां पे आप जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। अब नाउ दे आर द पार्ट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फैमिली। अब ये क्या है, अब ये आपको यहां से टर्म समझना है कि एलएलएम का मतलब क्या है। सो एलएलएम नथिंग बट दे आर द मशीन लर्निंग मॉडल्स बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहां से टर्म्स जो है, 3 टर्म आपको समझने हैं। पहला कि एलएलएम क्या है, दूसरा कि मशीन लर्निंग क्या है, और तीसरा कि आपका न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। और उससे मिलकर के जो है ये आपका जीपीटी बना हुआ है, ठीक है। एक एक करके पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हमने बात करी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, आम भाषा को समझने की, ठीक है। इसके अलावा अब जब इसको इसके लिए ट्रेन किया जाता है तो इनको बहुत सारे डेटा पे ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग करने के लिए नीड अ लॉट ऑफ डेटा। लेकिन जब आप उसको ट्रेन करोगे तो ट्रेन करने में मशीन की क्षमता तो होनी चाहिए ना कि वो सीख सके। ट्रेनिंग का मतलब क्या, आप किसको ट्रेन करते हो, जिसके अंदर सीखने की क्षमता है।
तो सीखने की क्षमता है, यहां से नाम आ गया मशीन लर्निंग का। यानी मशीन लर्निंग अगेन ये उस तरीके के प्रोग्राम थे जो मशीन को सीखना सिखाते थे। मशीन लर्निंग में मशीन क्या कर सकते थे, जैसे जैसे वो काम करेगा इट विल लर्न, इसकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। एग्जाम्पल देखो, गूगल मैप्स को देखो, आज से 5 साल 10 साल पहले गूगल मैप्स की एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती थी और आज की डेट में उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होगी। कैसे हो गई है वो, क्योंकि जैसे जैसे डेटा मिलते जाता है वो अपने आप को और क्या करते जाता है, इंप्रूव करते जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसको ये डेटा दिया गया कि कोई नया डेटा मिले, आप उसको रखो और उसके बेसिस पे सीखो। अब कैसे दिया गया वो अलग चीज है, वो एल्गोरिथम से खेल है, बट वो नई डेटा या नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो क्या करता है, अपने आप को इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे भी यही कहानी होती है। आपका जो जीपीटी भी है ये भी टाइम के साथ इंप्रूव होता है। ये भी धीरे धीरे, आप पहले यूज कर रहे थे जीपीटी और अभी जो यूज करोगे थोड़ा बहुत उसका इंप्रूवमेंट हर टाइम के साथ क्या होते जाता है, वो मशीन इंप्रूव होते जाता है। तो यहाँ पे दे आर पार्ट ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स व्हिच आर मशीन लर्निंग मॉडल्स बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होगा कि जो नॉर्मली मैंने बताया कंप्यूटर का फ्लो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में प्रोग्राम का फ्लो होता था, लेकिन अब यहाँ पे फ्लो आप कुछ ऐसे करोगे कि एक यहाँ पे आपने इनपुट दिया, नाउ यू हैव नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड, इनमें से वो किसी में भी जा सकता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में आपके न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट होती है ना, न्यूरॉन्स का क्या है, जिगजैग अरेंजमेंट है, उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है या लीनियर अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे फिर ये इस तरीके से इसके नोट्स बने हुए हैं और हर नोट्स में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, हर नोट्स में कुछ कुछ कैलकुलेशन करने की बात हो रही है और ये रैंडमली कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप सिंपली याद रखना कि न्यूरल नेटवर्क्स इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो कोशिश करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग को मिमिक कर सके। जिस तरीके से ह्यूमन अपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है या चीजों को क्रिएट करता है, उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो क्रिएट इन द सेम वे। ये भी उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो जीपीटी आर नथिंग, पहली चीज दे आर अ पार्ट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, या यू कैन से कि दे आर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये मशीन लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है और इस मशीन लर्निंग की क्षमता जो आई है दैट हैज कम फ्रॉम द न्यूरल नेटवर्क। और इसके बेसिस पे ये क्या कर सकता है, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, समराइज कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, ये सारे के सारे काम कर सकता है। तो जीपीटी यही तो सारे काम करता है। यानी इसके कोर में क्या है, न्यूरल नेटवर्क जो बैठा हुआ है, सब कुछ जो आपको जो पैटर्न्स को समझ रहा है और उसके काम करने का जो तरीका है वो ह्यूमन ब्रेन के बेसिस पे बना है। ठीक है, अब उसके ऊपर में उसको ट्रेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, इसीलिए उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा गया। बात समझ में आ रही है? एंड उसके अंदर ये भी क्षमता दी गई है कि टाइम के साथ वो क्या करता चला जाएगा, सीखता चला जाएगा। यानी इट हैज मशीन लर्निंग आपका जो कैपेबिलिटीज एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं, यही ट्रांसफॉर्मर्स दे कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट एन इनकोडर एंड डिकोडर न्यूरल नेटवर्क। तो इनकोडर एंड डिकोडर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं कुछ भी, टुडे इट विल रेन, व्हाट शुड आई डू? हाँ जी, या ठीक है, इट मे रेन करो, चलो टुडे इट मे रेन, व्हाट शुड आई डू? जस्ट मैंने ये इंफॉर्मेशन जीपीटी से मांगी। अब जीपीटी में क्या करेगा, पहले इसका डिकोडर आएगा प्ले में। डिकोडर इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेगा और इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके इसका मतलब समझने का प्रयास करेगा कि आप मुझसे पूछ क्या रहे हो। ठीक है, देन बेस्ड ऑन दैट जो उसको समझ में आएगा, अच्छा आपने मुझसे ये पूछा, और जिस तरीके से उसकी ट्रेनिंग करी गई है उस डेटा के बेसिस पे इसका जो आपका इनकोडर होगा वो नए डेटा को क्या करेगा, क्रिएट करके आपका आंसर देगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स में दो पार्ट होंगे, एक होगा इनकोडर, दूसरा होगा डिकोडर। डिकोडर आपके इनपुट को एनालाइज करता है और आपके इनपुट को एनालाइज करके अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है। इस इंफॉर्मेशन में जो आपका एल्गोरिथम के थ्रू ये सारा इंफॉर्मेशन पास हुआ, देन उसको जो फाइनल आउटपुट देने का है वो काम आपका कौन करता है, दैट इज डन बाय द इनकोडर। ठीक है, तो डिकोडर आपने जो बोला उसको डिकोड करेगा, इनकोडर आपको नया इंफॉर्मेशन इनकोड करके देगा। तो ट्रांसफॉर्मर्स में ये दो रोल आपको होते हैं और बीच में आपका पूरा का पूरा मॉडल लगा हुआ है, वो काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कई स्टेप में होंगे, अब ये एक एक वर्ड को अलग अलग करते हैं, इसमें से फिर वो सिंटेक्स, जैसे अब इसमें से कुछ वर्ड है उसको हटाएंगे, जैसे मे लगा हुआ है उसका कोई ये नहीं बनता है, या द वगैरह जो है, इफ, बट, इन सब सेंटेंसेस को हटाएगा, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो ये कहानी आप जो है इसको सिंपल सी कहानी में याद रखें। नाउ तो कुछ इस तरीके से, यू डोंट नीड टू, आई हैव जस्ट गिवन ये कि इसका फ्लो चार्ट जो है ये कई तरीके से काम करेगा। अब एक एक चीज इनको देखना पड़ता है।
ठीक है कि आपने कुछ बोला, नाउ दे विल स्टार्ट कि ग्रामर उसका क्या है, लेक्सिकलाइजेशन क्या है, क्या उसका कंटेक्स्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्कोर्स प्लानिंग आपको आंसर कैसे देने का है। तो ये ब्रेक करेगा, डोंट नीड, आप सिंपली रखो कि इनकोडर एंड डिकोडर की कहानी है। सो लाइक द कैट इज चेजिंग द, अब ये क्या करेगा, ये कैसे बनाता है इंफॉर्मेशन को, जैसे मैंने बोला था कैट इज चेजिंग द, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जिस चीज पे ट्रेन हुआ है, जो डेटा पे ट्रेन हुआ, उसमें देखे, उसमें खोज के ले आएगा कि अच्छा कितने जगहों पे डॉग है, कितने जगहों पे माउस है, कितने जगहों पे स्क्वायरल है, कितने जगहों पे बॉय है, कितने जगहों पे हाउस है, एंड बेस्ड अपॉन दैट ये प्रोबेबिलिटी का यूज करता है और आपको टेक्स्ट को क्या करता है, सजेस्ट करता है। यानी अभी भी ये है कहीं ना कहीं मैसेज थी, बट ये एडवांस मैसेज हो गए, इनकी ट्रेनिंग इतनी हाई हो गई है कि दे कैन रिस्पॉन्ड। ये अभी भी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा है, बात समझ रहे हो। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हम पैराग्राफ के मीनिंग को समझते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता अभी भी, बात समझ में आ रही है, ये अभी भी कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहा, लेकिन इसको इतने ज्यादा नंबर ऑफ डेटा पे ट्रेन कर दिया गया है कि जो मान लो जो भी बुक्स अवेलेबल है उसका डेटा इसके पास फीड है, तो उस बेसिस पे अपना ये पैटर्न बना लेता है। हाँ, उसी बेसिस पे ये रियलाइज करेगा। अच्छा, और बाकी जगह तक आप उससे बोलोगे कि अच्छा एक कहानी लिखो मेरे लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बोलो कि भाई आज एक अच्छा कहानी लिखो मेरे लिए, तो ये क्या करेगा, ये अपना डेटाबेस उठा के सोचना स्टार्ट करेगा, अच्छा कहानियां कैसे लिखी जाती है, कैसे लिखी हुई है। तो उसको दिखा कि अच्छा हर कहानी मैक्सिमम टाइम कहानियां स्टार्ट होती हैं वंस अपॉन अ टाइम से, जैसे एक बात कहा ना, तो इसने क्या करा, इसने वंस अपॉन अ टाइम चूज कर लिया, ठीक है, कि अपनी कहानी में ऐसे बनाऊंगा। इसके बाद कहानी किस तो उस डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता जाएगा, नेक्स्ट वर्ड ये सजेस्ट करता हुआ कहानी आपको बना, ठीक। कभी से बोलना गाना लिख के दिखाओ, ठीक है, तो गाने का मीनिंग भले कुछ ना निकल के आए, लेकिन गाना लिख के आपको जरूर दिखा देगा। वो क्या जानता है, वो पैटर्न्स को मैच करा देगा, आप राइमिंग में आ जाएगी आपकी, ठीक है, भले उसका मतलब आए ना आए, बट राइमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि उसको उसी तरीके से ट्रेन किया गया है, बात समझ में आ रही है। चलो, इसके बाद जो दूसरा है आपका, अच्छा, तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेजेस मॉडल क्या क्या चीजें कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेशन, क्लासिफिकेशन, नॉलेज आंसरिंग, ये सारे के सारे काम, स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, डायलॉग जनरेशन, ये सारे के सारे काम जो है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कर सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। बट उनको इतने नंबर ऑफ डेटा पे ट्रांसफॉर्म जो है किया गया, तो यही आपका चैट जीपीटी, ब्लेंडर जीपीटी, ये सारे जो है ये इन्हीं से बने हुए हैं, आपको आएगा, ठीक है। थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क के बारे में, न्यूरल नेटवर्क नथी, ध्यान रखना ये क्या है, ये आपका पहली चीज तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या सिमुलेटेड न्यूरल नेटवर्क ऑब्वियसली हमने डिजाइन किया है, ये कुछ नहीं है, दे आर द नेटवर्क्स, या आप इसको लिख सकते हो, दे आर द एल्गोरिथम्स दैट मेक डिसीजंस सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन, सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। जैसे हमारे न्यूरॉन्स रैंडमली अरेंज्ड हैं, वैसे ही इनका आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का आइडिया है ये उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी इनके कई लेयर होंगे, लेयर ऑफ नोड्स इंक्लूडिंग इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर, इसमें लेयरिंग होगी, बट आप सिंपली याद रखना ये ह्यूमन ब्रेन के तौर पर फंक्शन। अब इनका फंक्शन ये कैसे करते हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका फंक्शन कंप्यूटर साइंस वालों को भी नहीं समझ में आता ये काम कैसे करता है, ठीक है, बट ये काम करता है, दैट्स ऑल वी नो, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये कैसे काम करेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने जो है इसको इनपुट, इसका एक इनपुट लेयर होगा, इनपुट लिया ये, तो नॉर्मली प्रोग्राम्स पहले क्या होते थे कि एक इनपुट ऐसे फ्लो होगा, एक इनपुट आया उस पर कुछ वर्क होगा, देन आउटपुट आएगा। नाउ ये डेटा, ये लेयर कुछ इस तरीके से हो गई, आपने जैसे इनपुट लिया, अब इनपुट भी कई तरीके से हो सकते हैं, कई तरीके के इनपुट्स को ये ले सकता है, बेस्ड अपॉन दैट इसने कैटेगराइज किया। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा वी आर नॉट श्योर, ठीक है, उसके उसमें लीनियर फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन अलग कहानी है, बट ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब देखो हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है, दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक के साथ कई का कनेक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग, एक तरीके से ये समझो कि इनके फंक्शन डिफाइंड है और हर फंक्शन एक दूसरे फंक्शन से क्या है यहाँ पे कनेक्टेड है। ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका लेयरिंग दिखाई है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये काफी सिंपल डायग्राम है क्योंकि यहाँ पे दो लेयर में आपका जो है काम हो जा रहा है। तो एक आपका इनपुट लेने का, दूसरा हिडन लेयर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और तीसरा एक आउटपुट लेयर जहां पे आपको आपने अगर टेक्स्ट मांगा है तो टेक्स्ट की तरह, इमेज मांगा है तो इमेज की तरह, वीडियो मांगा है तो वीडियो की तरह, उस तरीके से ये जनरेट करके देगा। और नॉट मल्टीपल, आप कह सकते हो मल्टीपल पाथवेज, मल्टीपल पाथवेज के थ्रू ये डेटा को सॉल्व करने का प्रयास करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, नॉट अ सिंगल वे। जैसे हाँ, अब ऐसे कह सकते हो, जैसे देखो इट्स लाइक लेट्स से कि मैं आपसे बोलूं कि 25 into 24 का कैलकुलेशन करके बताओ,
तो हम क्या करते हैं जनरली, हमारे पास एक प्रोसेस डिजाइन है, ठीक है, कि आप पेन उठाओगे, पेपर उठाओगे, उसका एक मल्टीप्लीकेशन करके लेके आओगे। तो पहले के कंप्यूटर ऐसे ही करते थे, एक प्रोसेस की तरह। लेकिन आप समझो कि आप मैथ्स में इतने बेहतर हो गए, इतनी इतनी ट्रेनिंग कर लिया कि 25 into 24 आप उसके शॉर्टकट्स आपको बहुत तरीके से पता है, यू कैन सॉल्व। तो ये आपका क्या होगा, आपका न्यूरल नेटवर्क आपने उसको इस तरीके से ट्रेन कर दिया, आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो चुका है कि ये मल्टीपल रास्ते से उसको सॉल्व कर लिया उसने। तो कुछ इस तरीके की कहानी हो, या आप ऐसे समझो कि जैसे इमेज हुआ, या मैंने बोला आपको स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है, तो बचपन में आप स्टोरी क्या लिखते थे, या ऐसे लिखते थे तो क्या लिखते थे, आपको गाय पे ऐसे लिखने आता था, ठीक है, गाय हमारी माता है, दूध पिलाती है, यही लिखते हैं। आज की डेट में आपको एडवांस ऐसे लिखने की बात करूंगा, यू कैन थिंक, आप मल्टीपल डायमेंशन के साथ सोच सकते हो, मल्टीपल चीजों को लिंक कर सकते हो। जैसे जैसे आप अच्छा सीखोगे, अच्छा पढ़ोगे, यू कैन लिंक मैनी थिंग्स ना। इवन अगर आपको मैं गाय पे ही बोल दूं, नाउ यू हैव द एबिलिटी कि आप गाय को बहुत डायरेक्शन से देख सकते हो। नहीं तो दैट्स द आइडिया। अब आपके क्या हो गए, आपके नंबर ऑफ नोट्स जो आपके कनेक्शंस इंप्रूव होते जा रहे हैं दिमाग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की कहानी यहाँ पे आपका रस चल रहा है। यहाँ पे वन वे थिंकिंग नहीं है, या वन वे प्रोसेस नहीं है, कई चीजों से कई चीजें लिंक है और उसके बेसिस पे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद दूसरा जो है दैट इज द मल्टी मॉडल एआई। तो जनरेटिव एआई में क्या कर रहे थे, आप नई टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियोस को आप जनरेट कर रहे थे। यहाँ पे जो है दैट इज सेकंड वन इज यूज द मल्टी मॉडल है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स डाल सकते हो। तो इनिशियल में जीपीटी वगैरह आई थी वो केवल टेक्स्ट समझती थी, अब इमेज भी दे सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो ना, नहीं डाल सकते हो तो इमेज डाल सकते हो। तो जो वो क्या हो गया, मल्टी मॉडल है। अब जो है जो एआई है वो साउंड भी उनको सुनाओ, ठीक है, कुछ एडवांस एआई जो है वो साउंड भी समझ सकते हैं, मूवीज दिखाओगे उसके बेसिस को पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगी। तो इनको क्या कहा गया, मल्टी मॉडल है। यानी बहुत सारे फंक्शंस ये ले सकती है, बहुत सारे तरीके से इनपुट्स ले सकती हैं, बहुत सारे तरीके से आउटपुट, और मल्टीपल इनपुट। जैसे आप बोलो कि अच्छा मुझे जो है एक प्रोडिजी तैयार करना है, ऐसा इंसान जो अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करे, अमिताभ बच्चन की तरह आवाज हो, ठीक है, और अमिताभ बच्चन की तरह हाइट हो। जस्ट एन इमेजिन, आपको क्या करना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन की इमेज डाल दी आपने, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का कोई स्क्रिप्ट डाल दिया, अमिताभ बच्चन की टेक्स्ट दे दी, और वो सबको एनालाइज करके ये चीज तैयार कर देगा। सो दैट्स द आइडिया ऑफ मल्टी मॉडल। हाँ जी, बना ही रही है ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात है, आप जितने इनपुट्स दोगे उतना बेहतर वो आपको क्रिएट करके देगा, उसकी एक्यूरेसी उतनी बेहतर होगी। बात समझ में आ रही है। तो वो कहानी यहाँ पे चल रही है। तो अगेन यहाँ पे आपकी जो चीज है वो आपका चलाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है दैट इज द फ्रंटियर एआई। फ्रंटियर एआई, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर इलाके, वो इलाके जहां पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो एआई का यूज आप मेडिसिन में कैसे इंप्रूव कर पाओगे, एआई का यूज आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कैसे इंप्रूव कर पाओगे, एआई का यूज करके आप एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। तो जिस दिन इस एरिया में अगर कोई एआई काम कर रही है, दोज विल बी नोन एज द फ्रंटियर एआई। वैसे एआई जहां पे रिसर्च का एरिया, एआई को जब आप रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज करने लगे, नाउ दे विल कम अंडर फ्रंटियर। हाँ, ऑब्वियसली डिफेंस इज अ फ्रंटियर सेक्टर फॉर एआई, कि आप डिफेंस में और इसको कैसे इंप्रूव करोगे। कुछ जगहों पे तो काम आपका हो रहा है, जैसे ड्रोन वगैरह तो ऑलरेडी है, बट आप इसको और कैसे कर रहे हो। तो इट सिंपली लाइक कि आप किसी चीज को और बेहतर कर रहे हो या नए इलाकों में काम कर रहे हो, ऑल एवरीथिंग विल कम अंडर फ्रंटियर एआई। तो यहाँ पे अगेन ध्यान रखना, यहाँ पे लाइनिंग कोई फिक्स लाइन नहीं है, अच्छा ये जेनेटिव का पार्ट है, ये मल्टी मॉडल, जेनेटिव एआई कैन बी अ मल्टी मॉडल एआई, ठीक है, जेनेटिव एआई मल्टी मॉडल एआई कैन बी अ फ्रंटियर एआई। मैं कुछ ऐसा बना दूं कि क्लासरूम में मेरी जरूरत ही ना हो। बात समझ में आ रही, तो हो गई वो क्या हो गया, वो फ्रंटियर एआई की बात होगी कि वहां पे जेनेटिव भी है, आपका मल्टी मॉडल भी है, और फ्रंटियर एआई भी। डॉक्टर्स की जरूरत ही ना, ऑपरेशन वगैरह सब जो है वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाए, डिजीज को डायग्नोस करना भी, आपके प्रॉब्लम्स को सुनना भी, और साथ ही साथ वो कुछ आपको सर्जरी परफॉर्म करनी है वो करना भी। तो नाउ इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ फ्रंटियर एआई। तो मूवीज में जो आप देखते हो ना कि साइंस फिक्शन मूवीज में कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे मशीन जो आपका सारा सब कुछ कर दे रहे हैं, तो दोज आर द पार्ट ऑफ फ्रंटियर एआई। बस मैं तो कोई मूवी देख लेना कि भाई कैसे आपका, तो उसका टोनी स्टार्क वाला था ना उसका, तो हाँ, तो टोनी स्टार्क जो है फ्रंटियर एआई पे काम कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे दूसरी टर्म दैट इज द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इसके बीच का डिफरेंस, तो मशीन लर्निंग क्या थी, मशीन कैपेबिलिटी चीजों को सीखने की,
डीप लर्निंग इज एडवांस मशीन लर्निंग, ठीक है, जहां पे मशीन लर्निंग उसकी कहानी जो है क्लास 5th से अब वो ग्रेजुएशन में चला गया, कुछ इस तरीके की मशीन की जब क्षमता हो गई, दैट इज नोन एज द आपका डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज एन एआई मेथोडोलॉजी, और यहाँ पे क्या है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजी, ये थोड़ा सा और एडवांस होगा। नथिंग, डीप लर्निंग इज सिंपली अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, बट ये थोड़ा और एडवांस हो गया, ठीक है। ये सिंपली ध्यान रखना। इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता था, ये जनरली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे काम करता था, यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स होते थे, ठीक है, यानी यहाँ पे पाथ यहाँ पे भी डिफाइन होता था कि कैसे आपको आगे बढ़ने का है, बट नाउ दे आर यूज न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो न्यूरल नेटवर्क में भी आपका मशीन है, स्टैटिस्टिक है, बट इसके कनेक्शन का तरीका अलग है। अब यहाँ पे लीनियर फ्लो नहीं रहा डेटा का, अब ये आपको रैंडम तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग जो है, यहाँ पे आपको जनरली मैथमेटिक्स बेसिस पे ही आपको ट्रेन करी जाती थी, या कई बार कुछ गलती करी, नाउ यू हैव टू इनपुट द डेटा कि आपने ये काम गलत करा है, यू हैव टू डू लाइक दिस वे, जैसे बच्चे को सिखाते हैं। बट यहाँ पे डीप लर्निंग कैन सेल्फ लर्न फ्रॉम एरर्स, आप बड़े हो गए, बात समझ में, आपने उसके पैरामीटर डिफाइन कर दी कि ये चीजें होनी चाहिए, अगर उसने कुछ मिस्टेक करी, इट विल रन नो आई हैव टू डू लाइक दिस। तो इसको इस तरीके से ट्रेन करा जाता है। तो सिंपली मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में वही 5th क्लास के बच्चे, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे का फर्क है, द सेम थिंग, ये और एडवांस हो गया। उसको एक टाइम में एक ही चीज सिखा सकते थे, बच्चे को एक बार में सोचो ज्यादा चीजें सिखा तो नहीं सीखने वाला, नाउ आप जो है बहुत सारी चीजें एक साथ सीख रहे हैं। तो दैट्स द आइडिया यहाँ पे डीप लर्निंग का है। एक इनका पाथ जो है फिक्स डिफाइन नहीं है। यहाँ पे एमएससी ऑब्वियसली कम कैपेबिलिटी थी तो लेस कॉम्प्लेक्स था, लोअर डेटा वॉल्यूम था। इवन जो इनकी ट्रेनिंग करी गई थी काफी कम अमाउंट ऑफ डेटा पे करी गई थी। दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स विद हाई डेटा वॉल्यूम, दैट्स द ओनली डिफरेंस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के बीच में। तो डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, बट ये थोड़ा फीचर क्या हो चुका है, एडवांस हो चुका है, नाम अलग दे दिया इन्होंने। डीप लर्निंग में बोलते हैं ना कि हम लोग उसको पासवर्ड प्रोटेक्टर होता है, और हम उसको डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं, मतलब जैसे जनरल क्या होता है कि आपको वो डीप वेब की आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट डीप वेब या डार्कनेट एंड डीप वेब, ठीक है। ये डीप लर्निंग की बात हुई, जिसे टेक्निक, ठीक है। डीप वेब फायरवॉल्स लगे होते हैं, बताया था तुम्हारे क्लास में। अरे बाबा, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तो सरफेस वेब जो हम सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, डीप वेब जहां पे कोई ना कोई फायरवॉल लगी है, फायरवॉल लगी है, हो सकता है आपका सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अब जैसे मैं बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, मेरा बैंक अकाउंट है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स पे डेटा तो ऑनलाइन है, बट यू नीड ना, आपको उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगा, तो वो सारी जो चीजें होती है उन्हीं को कहा जाता है ये पार्ट ऑफ डीप वेब। यानी अवेलेबल तो है इंटरनेट पे, बट यू नीड स्पेशल परमिशंस, बात समझ, और वो स्पेशल परमिशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तीसरा जो है वो डार्क वेब। डार्क वेब आर दोज एरियाज विद इन द डीप वेब जो है वहां पे, बट यू डोंट नो, मतलब आपको जनरली आप नॉर्मल सर्च इंजन से उनको एक्सेस नहीं कर सकते। कोई भी कंटेंट अगर ऑनलाइन आता है तो सीधे कहीं भी लीगल साइट पे वापस कहीं भी पहुंच जाता है, जबकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन तो नहीं होता है, लेकिन नहीं, वो तो उन्होंने अपना डिजाइन किया उस तरीके से, ये उनका, ये तो जो उन्होंने साइट को डिजाइन किया उन्होंने अपना उस तरीके से बनाया हुआ है। डार्क वेब ऐसा सब, इसीलिए देखो मैंने उस दिन एनालॉजी दी थी आपको, एक बार फिर से समझा देता हूं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। सरफेस वेब इज लाइक आपके शहर के वो इलाके जहां पे सब लोग जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सेस का इशू नहीं है, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, चौराहे चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, शॉप में चले जाओ, एवरीथिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ सरफेस वेब। डीप वेब इज दैट पार्ट जहां पे रिस्ट्रिक्शन है, कुछ आपको उसके लिए कुछ एक्सेस लेना पड़ेगा, यानी किसी ऑफिस और क्लासरूम में किसी को आना हो, दे नीड एन एक्सेस, ऐसे थोड़ी कि आके चले जाओ। किसी के घर में घुसना हो, यू नीड ना किसी तरीके का एक्सेस, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीप वेब। और डार्क वेब इज लाइक इसी शहर का हिस्सा है, बट उसका आइडिया सबको नहीं है। वो इलाके जहां पे लेट सपोज कि लिकर मिलता हो, बिहार में है ना, ऐसे इलाके होंगे, एग्जिस्ट भी करेंगे, बट सबको एक्सेस नहीं हो पाएगा, या सब लोग नहीं जान पाएंगे कहां हो रहा है, तो वो क्या है, वो हिडन है, और आम जनता से वो थोड़ा सा हिडन है, वहां जहां पे क्रिमिनल्स बैठते होंगे। तो ये इस तरीके से जो है आपका डार्क नेट काम करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मेंस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कि की एप्लीकेशंस ऑफ एआई, एआई को आप कहां कहां यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको बता ही दिया, एक लाइन में बताया कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे आप एआई के बारे में नहीं सोच सकते, बट कुछ स्पेसिफिक्स की चर्चा जो है हम कर लेते हैं। जैसे हेल्थ केयर,
तो हेल्थ केयर से क्या होगा, आपका नई नई तरीके की मेडिसिन आप खोज सकते हो, नई तरीके की मेडिसिन आप खोजोगे या नई टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हो बेस्ड ऑन एआई। तो इससे पेशेंट्स का क्या होगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। जैसे कि हमने एक एंटीबायोटिक खोजी जिसका नाम था अबाउसिन। दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जिसको एआई की मदद से डिजाइन किया गया। ठीक है, तो यहां पे इसको खोजने में, आप कह सकते हो इसको डिजाइन करने में आपका एआई का काफी अच्छा रोल था। उसके अलावा रेजिलियंट हेल्थ केयर सप्लाई चेन विद प्रेडिक्टिव मॉडल्स। खपत तो हो रही है, मान लो वैक्सीन की खपत हो रही है, आपका एआई बता देगा कि भाई देखो स्टॉक जो है 3 दिन लास्ट करने वाला है, दवा जो है आपकी इतनी दवा एक्सपायर हो जाएंगी, यू नीड टू ऑर्डर। या नीड टू ऑर्डर का एआई को इतना ट्रेन कर दो कि ऑर्डर भी वो खुद ही डाल दे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा का सारा काम जो है आप क्या कर सकते हो एआई की मदद से, यू कैन डू दिस थिंग। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द हेल्थ केयर, कहां पे किसको कैसे एलोकेट करना है, नॉर्मल किस डॉक्टर की ड्यूटी किस दिन लगेगी, पेशेंट किस टाइम में कितना भीड़ आ रहा है, एआई इसको बेहतर एनालाइज कर सकता है रादर देन किसी ह्यूमन के। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा एफिशिएंट डिजीज डायग्नोसिस मेथड्स। आप एक बीमारी के एक डॉक्टर के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, एआई के पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो डिजीज को डायग्नोसिस कई कंडीशन में वो बेहतर कई बार कर सकता है, कई बार कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हेल्थ केयर के फील्ड में क्या है, आपको इसका इंप्रूवमेंट। एजुकेशन में एक टीचर के पास लिमिटेड नॉलेज, हम लोग तो भाई दिन में कितनी किताबें हम पढ़ पाए, महीने में शायद एक किताब पढ़ोगे, 10 साल में कितनी पढ़ी होगी। लेकिन एक एआई जितने नंबर ऑफ डेटा पे वो ट्रेंड है, उसके पास बहुत लार्ज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो पर्सनलाइज नहीं कर सकता अभी के टाइम में, अभी पर्सनलाइज नहीं कर पाया, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसके पास आइडिया या उसका लॉजिक, उसका थिंकिंग लेवल जो है वो काफी काफी एडवांस है। ठीक है, तो आप हेल्थ केयर की बात करो, आप एजुकेशन की बात करो, अबाउसिन को जरूर याद रखना, ये पोटेंशियल क्वेश्चन आपको कभी भी बन सकता है। ठीक है, और ये आने वाले कुछ टाइम के लिए रहेगा। सो ये चर्चा आई थी थोड़ी सी, बहुत इस पे चर्चा हुई नहीं, बट आई गॉट दिस न्यूज। ठीक है, तो डीप लर्निंग गाइडेड डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक टारगेटिंग, ये जो है इसका नाम भी याद रखना। ठीक है, ये बैक्टीरिया का, इसको टारगेट किया इस आपको ड्रग ने। ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली हॉस्पिटल सेटिंग्स में फैलता था, एंड दिस वाज द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस होने की वजह से इस पे ड्रग्स आपके लिए इसके लिए अवेलेबल नहीं थे, और इसीलिए जो है इन्होंने इस ड्रग को मेड इट थ्रू यूजिंग द एआई। ठीक है, तो ये आपका ये बैक्टीरिया का नाम भी आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम आप जरूर याद रखें, एंड ड्रग का नाम याद रखें। ये रिसेंट डिस्कवरी पीएम आपका प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और फील्ड क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो आंसर जब आपको लिखना होगा, आप लिमिटेड कुछ कुछ फील्ड की चर्चा करोगे, रैंडम मत लिखना। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसी पर्पज से आपको 3-4 मैंने फील्ड दे दिए जहां पे यू कैन थिंक। सो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्लानिंग यूजिंग द प्रिसीजन एग्रीकल्चर मॉडल्स। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में अपने आप में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या कहते हो? तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, जिसको जितना चाहिए एकदम उस हिसाब से नापा तोला इनपुट, एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट। तो आप क्या करोगे, किस क्रॉप को लगाना है, उसके लिए कैसा फील्ड होना चाहिए, ये भी आपके लिए रोबोट्स आपको तैयार कर रहे हैं, ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। फसल स्प्रेइंग लगाने का काम, वो भी एक्यूरेट डिस्टेंस पे लगा। ठीक है, आपको कहां पे खाद डालनी है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर डालना है, तो फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं कि भाई पूरे खेत में डाल देने का है, लेकिन हो सकता है ना कहीं पे ज्यादा जरूरत हो, कहीं पे कम जरूरत हो, इट कैन बी देयर। तो ड्रोन्स की मदद से वो एनालाइज करेगा कि कहां पे जरूरत ज्यादा है, कहां पे कम है, उसको उस हिसाब से छोड़ देगा। कहां पे पानी कम है, कहां पे ज्यादा है, तो पूरे खेत पे पानी नहीं फैला देने का है, जहां पे जितना जरूरत है उतना दो। पेस्ट कंट्रोल करने का है लिमिटेड तरीके से, जहां पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा छिड़काव करो। ठीक है, कब आपको फर्टिलाइजर डालने का है, कब आपको स्प्रेइंग करने का है, ये सारा काम कर रहा है। साथ ही साथ फसल पका कितने दिन में पक जाएगा, कि कितना पार्ट, कौन सा फसल तैयार हो चुका है, कौन सा भी कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ जब आप कर रहे हो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें भी एआई का काफी रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको समझेगा तो वही ना कि करना क्या है। इसके अलावा स्मार्ट फार्मिंग, ये जो है एआई वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज प्रोमोटिंग एआई इन द फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो है पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में उनका प्रोग्राम चल रहा है कि हम किसानों को भी क्या बनाए, स्मार्ट बनाए यूजिंग द एआई। तो वेदर फोरकास्टिंग के बेसिस पर, अब जैसे कुछ किसानों ने एडवांस, जो जिनके पास पैसा भी है, उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने अपना एआई मॉडल्स उन्होंने खरीद लिए हैं, और क्या करता है वो मौसम को प्रेडिक्ट कर देता है, और मौसम के प्रेडिक्शन के बेसिस पे वो अपने अगर उनको मान लो पानी चलाना है या फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करना है, तो उस बेसिस पे अपना करेंगे। या उन्होंने भी टाइम फिक्स कर दिया, उनको मशीन ऐसे हैं कि कहां पे पानी कम हुआ ऑटोमेटिक मोटर को चालू कर देगा।
ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवांस टेक्निक्स है और ये एआई के बेसिस पे कर देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज प्रोमोटिंग इट, जैसे भारत में इसका चल रहा है। अच्छा, ये भारत में नहीं, इसके अलावा हाँ भारत में ही चल रहा है। दिस इज एआई फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन, एआई फॉर एआई। ठीक है, ये भारत का प्रोग्राम, भारत में ये प्रोग्राम चल रहा है एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग डन थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे किसानों को एआई में ट्रेन किया जा रहा है या उनको एआई जैसी सुविधाएं, कैसे एआई की टेक्नोलॉजी को अपने को यूज करने का है। ठीक है, इसके अलावा डेटा ड्रिवन अप्रोच इन एग्रीकल्चर, हम डिमांड एंड सप्लाई किसकी कितनी होगी वो आपका एआई बेटर प्रेडिक्ट कर पाएगा। आप उस हिसाब से किसानों को बताओगे कहाँ क्या लगाने का है, कितना फसल लगाने का है। तो ये सारी फोरकास्टिंग वगैरह भी आप क्या कर सकते हो, एआई के मॉडल पे बेहतर कर पाओगे। अभी तक जो समस्या है भारतीय एग्रीकल्चर में, एक टर्म यूज होता है इकोनॉमिक्स में जिसको कहते हैं कॉबवेव फिनोमेना। भारत के किसान जो है वो परेशान है इस फिनोमेना से। कॉबवेव फिनोमेना क्या होती है कि जैसे किसी साल पल्सेज महंगी हो गई, पल्सेज का प्रोडक्शन कम हुआ, पल्सेज महंगी हो गई। अब क्या किया, सभी अगले साल किसानों को लगेगा कि अच्छा पल्स महंगा हुआ था, अपने को भी पल्स का खेती करना है। अब क्या किया, अगले साल सबने पल्स लगा दी, सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, तो पैसा क्या हो जाएगा उसको, उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो क्रैश कर जाएगा। अभी जो है अगले साल कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं, मतलब ये रेशियो में चलेगा। इसी को कहते हैं कॉबवेव फिनोमेना। ये हर साल फंसे रहते हैं, हम इसको बैलेंस ही नहीं कर पाते। किसी साल किसी चीज का रेट बढ़ जाता है, किसी साल किसी चीज का रेट बढ़ जाता है। किसी साल टमाटर इतने लग जाएंगे कि बेचे फेंक रहे हो, किसी साल बहुत कम लगाए जाते हैं तो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई हमारे पास सॉल्यूशन हो कि भाई कितना लगाने का है आप एक्यूरेटली बता दो, तो फिर ये समस्या से हम क्या हो सकते हैं, काफी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चीज आपका जो है एआई हो सकता है इसमें आपको हेल्प करे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, गवर्नेंस वगैरह में करप्शन को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लेना डिटेल में। मल्टी मॉडल एआई, बिजनेस में ऑब्वियसली इनका यूज जो है, बिजनेसेस तो एआई का यूज कर ही रही है, हर फील्ड में कर रही है। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग के लिए एडटेक वाले सेक्टर कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है मान लो एजुकेशन वगैरह के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक वीडियो तैयार करने का जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो हो सकता है उसको नॉर्मल ह्यूमन के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, बट एआई उस तरीके के वीडियोस को क्या कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा। नॉट ओनली इन द एजुकेशन सेक्टर, किसी भी फील्ड में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपको समझानी है, एआई कैन क्रिएट अ बेटर वीडियोस। तो इनका यूज जो है मल्टी मॉडल एआई का यूज करके यू कैन डू दिस थिंग्स। इसके अलावा अदर सेक्टर्स, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कहां पे कितनी डिमांड कितनी सप्लाई, एआई कैन मैनेज द ग्रिड्स। ठीक है, अदरवाइज हमारे यहाँ तो जो ग्रिड मैनेज करते हैं उनको लगता है मौसम खराब हुआ लाइन काटो। ठीक है, देख लेने का है। एआई क्या करेगा, देख लेगा अच्छा विंड स्पीड कितनी चल रही है, उसको आपने ट्रेन कर दिया है। ठीक है, कि विंड स्पीड इससे ज्यादा हो, बारिश की कंडीशन इससे ज्यादा हो, देन ओनली आप लाइन को कट करो, इलेक्ट्रिसिटी को कट करो। ठीक है, तो आप क्या एआई क्या हो जाएगा, उससे बेहतर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी जैसे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कहीं पे अननेसेसरी चल रहा है। अब मान लो यहाँ पे इस तरीके से हो कि जहां पे लोग हो ऑटोमेटिक एसी चले, ना हो ऑटोमेटिकली बंद कर दो, वहां पे ह्यूमन की जरूरत नहीं, एआई कैन डू दिस थिंग। तो ये कहानी जो है आपका यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम्स की चर्चा कर लेना। यहाँ पे भारत में इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चला रही है, युवा एआई, यूआई है ये। ठीक है, युवा एआई, यहाँ पे क्या किया जाता है, छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, क्लास 8 से क्लास 12 तक के वो बच्चे जो सॉल्यूशन बता सकते हैं, एआई का यूज करके हम कैसे अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एनरोल किया जाता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट भारत में ताकि प्रमोट किया जा सके एआई को, वो कहानी चल रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सर्विलेंस टेक्नोलॉजी लाइक अग्नि डी इन द डिफेंस सेक्टर, इन्होंने क्या करा, जैसे बॉर्डर मॉनिटरिंग का जो है काम ऑटोमेटेड कर दिया उसको। ठीक है, सेंसर्स वगैरह लगा दिए, जैसे उनको लगा कि कुछ इंट्रूजन जैसी घटना है, दे विल अलर्ट फोर्सेस। ठीक है, या ऑटोमेटिकली वो ड्रोन्स को भी भेज देते हैं कि भाई थोड़ा देख लो। तो आप इससे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे यू आर इंप्रूविंग दिस थिंग। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये तो चल ही रहा है। हाँ, टेस्ला की सबसे बड़ी समस्या जो है भारत में कि भारत के रोड पे गाय होती है। ठीक है, ये उसके लिए उसका मॉडल ट्रेन नहीं है, बट धीरे धीरे वो ट्रेन कर लेगा उसको भी। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स, आप जितने सेक्टर सोचो तब कर सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि आप बस सेक्टर वाइज लेके चलो, आप इंडस्ट्रीज अलग से ले लेना, एग्रीकल्चर अलग से ले लेना, एजुकेशन अलग से ले लेना, हेल्थ अलग से लेना, गवर्नेंस का डाल सकते हो, गवर्नेंस में भी यही हो सकता है।
ठीक है, तो अगेन ये आपकी इनोवेटिव थिंकिंग की बात होगी, आप कितने डायमेंशन को खोल पाओगे। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये आप लेके चलो। पेंडिंग केसेस में हाँ बिल्कुल सकते हैं, ऑब्वियसली कम से कम आपका टाइमलाइन ट्रैक होता रहे केसेस का। दूसरा कि मान लो कुछ ऐसे केसेस जिनके कई बार लोग मर भी जाते हैं फिर भी चल रहा है, या कई केसेस जो काफी छोटे अमाउंट के केसेस हैं वो 20-20 साल से चल रही है, तो उनको आप कर सकते हो। ऑब्वियसली कम से कम उस लेवल पे तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो फिर वहां पे आ जाएगा जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली वो सब झगड़ा आ जाएगा, तो उसमें ना घुसते कम से कम बेसिक वाली झगड़े तो हम सुलझा ही देखते हैं। ठीक है, सो युवा एआई, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ एआई, तो फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, इसके युवा एआई ये इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो काम आपका चलते रहता है, स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है ताकि नई एरियाज में ये चल सके। मैती का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिजिटल इंडिया के थ्रू इसका चलता है, इंटेल एज अ पार्टनर। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको युवा एआई प्रोग्राम का है। ठीक है, तो बच्चे जो है, बच्चों को मौका मिलता है, पीएम से भी जाके मिलते हैं वो। चलो, इसके अलावा की रेगुलेटरी इनिशिएटिव इन एआई, एआई का जब फील्ड आपने बनाया तो रेगुलेशन भी लेके आना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, रेगुलेशन से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, डीप फेक्स। ठीक है, जो कि रेगुलेशन की चर्चा हम उसके बाद कर लेंगे। तो डीप फेक, ये वीडियो आपको याद होगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के इमेज डाला है। ठीक है, कि डीप फेक का असर कितना हो सकता है। मैं अमित शाह वाला खोज रहा था बट उसका वीडियो था तो वो मुझे मिला नहीं, तो ये मिल गया इमेज के रूप में, मैंने डाल दिया। ठीक है, सो पर्पस यही था। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट इस पिक्चर में देखो यहाँ पे किया क्या गया है। इमेज वाज समवन एल्स और वहां पे उन्होंने पूरी तरीके से क्रॉप कर दिया इनको, एंड इट वाज अ कंप्लीट वीडियो था वो। ठीक है, सेम आपको इलेक्शन के टाइम में हुआ था कि अमित शाह ने कुछ बोला नहीं था बट उन्होंने उसको क्रॉप करके कुछ बातों को चेंज कर दिया था, और ये इन्हीं को कहते हैं डीप फेक्स। ये ऐसे फेक्स तैयार किए जाते हैं जो आपको ओरिजिनल की एकदम 100% ओरिजिनल की तरह लगे। अब ये साउंड हो सकता है, ये म्यूजिक हो सकता है, ये आपका वीडियोस हो सकते हैं। तो मैं हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ केबीसी से। ठीक है, तो वो क्या होगा, दीज आर ऑल नोन एज डीप फेक्स। ठीक है, तो मोदी जी भी कभी कभी गिटार लेके गाना गाते हैं, क्या वो एक तरीके से डीप फेक, उनकी आवाज में ही वो गाना रहता है। तो ये डीप फेक जो है ये आने वाले टाइम में, अभी तो चलो साइंस के पर्पज से देख रहे हैं, बट ये आने वाले टाइम में आपको काफी बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, गवर्नेंस में इस पर लेके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इस पर क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ये लेके चलो। ठीक है, तो ये कहानी है। सो पहली चीज, व्हाट आर दे, हैं क्या ये, तो दे आर नथिंग बट दे आर वीडियोस, इमेज, ये सारी चीजें हैं। Those have been edited using an algorithm to replace a person is the original content with someone else, making it look authentic। यानी वो डुप्लीकेट कॉपी है। तो एडिडास का एबीबास है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का एबीबास है कि आप उसको पकड़ ना सकते हो, तो फर्स्ट कॉपी कह लो। ठीक है, दे कैन इमिटेट फेसेस, बॉडीज, साउंड, स्पीसीज, इन्वायरमेंट्स और एनी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनिपुलेटेड टू क्रिएट एन इंपर्सनेशन। तो यहाँ पे नाम क्या हो रहा है, इंपर्सनेशन, किसी और का वीडियो किसी और के नाम पे मत्थे मार दो। ये कहानी आपको इनकी चल रही है। यहां पे भी जो ये टेक्निक्स यूज करती हैं, दैट दे यूज द टेक्निक्स ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, तो यहां पे भी मशीन्स को उस तरीके से ट्रेन किया गया है, एक एक पार्ट को जो है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो यहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बुरा यूज भी जो है आपको ये दिख रहा है। तो कुछ अच्छे यूज, कभी बुरे यूज, आपको हर तरीके के लिए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहने का। हाँ, हर सेक्टर में ऑब्वियसली है, तो आपको आंसर तो लिखना पड़ेगा, थोड़ी बोलोगे हर सेक्टर में। आंसर के लिए आपको स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए होंगे ना, सो दैट्स माय पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म इनका क्या है, डीप फेक्स यूज टेक्नोलॉजी लाइक डीप लर्निंग, एआई एंड फोटोशॉपिंग टू क्रिएट फेक इमेजेस ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे हर चीज का यूज होता है। ठीक है, वो फेस वगैरह स्वैप किए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो डीप फेक्स के लिए यूज किया जाता है, दैट इज जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। अच्छा देखो, अगेन इसके नाम में एन लगा है तो नेटवर्क लगा, तो नेटवर्क मत समझ लेना इसको। दिस इज अगेन एन एल्गोरिथम। ये फिर से एक प्रोग्राम है, ये कोई नेटवर्क नहीं है, ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करता है, इस प्रोग्राम के दो पार्ट होते हैं। इसका जो जनरेटर होता है, इसके एक पार्ट है जनरेटर, दूसरा पार्ट है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर को तुमने बोला कि भाई मुझे जो है एक नरेंद्र मोदी का और जॉर्जिया मेलोनी का जो है मंडप का फोटो बना के भेजो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो जनरेटर है वो एक इमेज को क्रिएट करेगा, और जो डिस्क्रिमिनेटर होगा वो उसमें गलतियां ढूंढेगा।
कि अच्छा इसको, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर को आपने सिखाया कि असली इमेजेस इस तरीके के होते हैं, तो वो देखा कि अच्छा ये इमेज क्यों असली की तरह नहीं लग रहा है, उसकी कुछ कमियां बताएगा। नाउ अगेन जनरेटर को इनपुट देगा, जनरेटर उन कमियों को ठीक करेगा, ठीक करने के बाद कुछ अच्छा इमेज बन के आया, डिस्क्रिमिनेटर उसको फिर चेक करेगा कि अच्छा ये अभी ऑथेंटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इनको कहा गया जनरल एडवर्सरियल नेटवर्क। एक जो है जनरेटर कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर उसकी कमियां निकाल के उसको इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है। तो अगेन डीप फेक्स के लिए ये टर्म आपको कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का यूज किस लिए हो रहा था या ये क्या है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही कि ये कोई नेटवर्क नहीं है, एक एल्गोरिदम है, एक प्रोग्राम है जहां पे जनरेटर्स एंड डिस्क्रिमिनेटर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ताकि आपको कंटेंट जो है वो बेहतर दिया जा सके। ठीक है, इसमें एक और टाइप का इनकोडर मिला जिसको कहते हैं वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स। ये स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं फॉर द फेस स्वैप मॉडल्स। ठीक है, तो गाना जो माइकल जैक्सन का है, माइकल जैक्सन का डांस करते हुए उसका चेहरा हटा के किसी और का चेहरा डाल दिया जाए तो लगेगा कि मैं ही डांस कर रहा था, तो उसको क्या है, दैट इज द वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स। तो ये टर्म, तो ये डीप फेक्स को अगेन आप याद रखें। ये अगेन, और क्योंकि इस बार के इलेक्शन में बहुत यूज हुआ है। ठीक है, इस बार के इलेक्शन में कितनी चीजों को तो एआई आपको इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है, बट कितनी चीजें अननोटिस निकली हैं यहां से। तो इसीलिए ये मुद्दा मुझे लग रहा है कि ये आपको आने वाले टाइम में, जैसे सवाल आपको मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग से पूछे जा चुके हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का क्या समस्या है, मिस इन्फॉर्मेशन में क्या चीजें होती हैं, आप उसको कैसे टैकल करोगे, इसके क्वेश्चन जो है मेंस में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है अगली बार सवाल डीप फेक से, तो आंसर का तरीका सेम ही रहेगा, बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल डीप फेक वगैरह क्या है, बाकी तो जो इम्पैक्ट वगैरह है वो सेम ही यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब इसके सिंपली प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लो कि डीप फेक से फायदे भी है नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि इसके फायदे नहीं। डीप फेक से फायदे क्या हो सकते हैं बताओ? स्पेशल इफेक्ट्स, नई मूवी बना दी, वो वाली आई थी ना अभी कल की में वो क्या नाम था, नहीं ब्रह्मानंदन की तो डेथ हो चुकी है ना, डेथ हो चुकी है ना, नहीं एक्टिंग छोड़ी है। अच्छा, मतलब किसी मूवी में आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, जहां पे उनकी डेथ होने के बाद उनको दिखाया गया मूवी में, नहीं सम मूवीज देयर। ठीक है, आप देख लेना कौन सी है, आई एम फॉरगेटिंग। तो यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, ये चलो अमिताभ बच्चन का ही ले लो ना भाई, अश्वत्थामा में उनको दिखाया ना बड़ा करके, वो स्पेशल इफेक्ट्स आप बेहतर कर सकते हो। डीप फेक सेलिब्रिटी कैमियोज, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी है ना, उसको लेके आया, बिल्कुल। और इवन रीसेरेटिंग डिसीज्ड एक्टर्स। ठीक है, ये आपको ये हेल्प करेगा। सिमुलेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स और टीचिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए भी आपका डीप फेक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप हिस्टोरिकल इवेंट्स की मूवी एक तरीके से बना के ले आओ, तो वो आप एआई का यूज करके यू कैन डू दिस थिंग। स्टडिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्वियसली आपको डीपफेक बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। पहले तो बिहेवियर्स को समझना कि कौन किस कंडीशन में किस तरीके से उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है। काश ये एनालिसिस जो है कभी अर्जुन कपूर भी पढ़े, ठीक है, ये एक्टिंग कैसे करते हैं। चलो, अच्छा इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? अच्छा कौन में यहाँ पे है, नुकसान वही है टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, और भारत में तो ये समस्या काफी ज्यादा है। ठीक है, एक दिन मैं अपने अंकल हैं उनको बताया था कि कुछ ऐसे ऐसे बोलता, नहीं ऐसे नहीं होता है। मैंने बोला आपको कहां से पता? अरे हम पढ़े हैं, व्हाट्सएप से मिला है। बोला मेरी भी सुन लो कभी। ठीक है, वो हम पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के अब सोचो उनको वीडियो मिल जाए तो वो समझ ही, लोगों को पता नहीं कि भाई डीप फेक भी बन सकता है, वो बोलने अच्छा वीडियो देखें हम, नहीं आप देखोगे ये, आप कई लोग जो है, हाँ वीडियो को सबूत मानेंगे। अब वीडियो भी तो फेक हो गया ना, अब इसका यूज करके आप सोचो कि भारत में कितने बड़े बड़े कांड किए जा सकते हैं, कम से कम अभी तो किए ही जा सकते हैं। ठीक है, हो ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, इंपर्सनेशन वाली कहानी मैंने बताई आपको कई तरीके से हो रही है। फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, इवन टू क्रिएट नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट कंटेंट, ये कहानी भी हो सकती है। ठीक है, बोल दिया कि भाई अभी तक तो आपको कम से कम करना पड़ता था, अभी जो है बना के डीपीआई से बनाएंगे आपको कि भाई ले आओ पैसा, नहीं तो तुमको डाल देंगे वेब पे। तो ये सारी चीजें जो है डीप फेक्स के आपको क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए डीप फेक का एरिया जो है ये अपकमिंग टाइम्स में, या आप कह सकते हो अपकमिंग एक दो एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में क्या रेगुलेशन है डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए? अभी कोई लॉ नहीं।
सबसे सिंपल बात, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, डायरेक्टली कोई लॉ नहीं, कोई ऐसा लॉ जो स्पेसिफिकली डीप फेक को टारगेट करता हो, देयर इज नथिंग। अभी अभी के टाइम में कोई रेगुलेशन वगैरह भी नहीं है, तो देयर आर नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट डीप फेक, ये ध्यान रखना। लॉज लाइक सेक्शन 66E एंड सेक्शन 66D ऑफ द आईटी एक्ट, थोड़ा बहुत जो डील करता है वो आपका आईटी एक्ट 2000 डील करता है। आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 66E ये बताता है कि जैसे आप अगर किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके आप कोई गलत चीज फैला रहे हो जिससे कि जनता में किसी तरीके का नुकसान हो सकता है या किसी को बुरा लग सकता है, तो वो सब अगर आप करोगे तो फिर वहां पे आपको सेक्शन 66E आईटी एक्ट 2000 उसके अंदर में वो पेनल्टी होती है। सेक्शन 66D पनिशमेंट करता है आपको फॉर इम्पर्सनेशन, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, ठीक है। तो अगर कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करके किसी और के नाम से अकाउंट बना के किसी को मैनिपुलेट कर रहा है तो फिर वो आईटी एक्ट 2000 के थ्रू वो उनको अंदर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉपीराइट्स एक्ट 1957 ये डील करता है, ऑब्वियसली किसी की गाना है, किसी का और का गाना था, आपने जो है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना बना दिया, तो उसमें आप कॉपीराइट्स एक्ट में फंस सकते हो। बट अगेन यहाँ पे ये ग्रे एरिया है बहुत ज्यादा, आज भी ये बहुत ग्रे एरिया है, ठीक है। डिपेंड करेगा आपका वकील कितना अच्छा है, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स हियर। इसके अलावा ग्लोबली गूगल हैज अनाउंस्ड टूल्स फॉर वाटर मार्किंग। गूगल ने काफी हद तक इसको सुधारने का प्रयास किया है कि जो आपको डीप फेक से बनाए गए या एआई का यूज करके बनाए गए हैं उन पे कम से कम एक वाटर मार्क हो, तो वो उसको गूगल इंप्रूव करने का प्रयास करे। तो अभी के लिए आपके पास यही अवेलेबल ऑप्शन है। अब आप भी इसमें आपसे पूछ भी सकता है कि सजेस्ट करिए कि क्या किया जा सकता है, ऑब्वियसली ना, तो ये चीज रखेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और जो थोड़ा बहुत जो है वर्ल्ड में 2-3 कंट्रीज का नाम याद रखेंगे कि इन्होंने क्या लॉ बनाए हैं। तो यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट, दिस वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, इसको मैं थोड़ा सा बाद में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यूरोपियन यूनियन ने इसको लेकर आपको एआई के लिए एक्ट पास किया है और उनका पर्पस यही है कि एआई का जो डेवलपमेंट हो वो ह्यूमन की बेहतरी के लिए हो, वो उसमें लोगों के राइट्स का भी ध्यान रखा जाए, इंडिविजुअल फ्रीडम का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ इसको ये किया जाए कि इसके इलिसिट यूजेस ना हो, तो उसको बैलेंस करने का इन्होंने प्रयास किया है। आपको इसमें स्पेसिफिक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में लॉ है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे G7 वर्किंग ग्रुप ने इन्होंने भी दे हैव एस्टैब्लिश्ड द हिरोशिमा एआई प्रोसेस। अगेन दे आर इन द डायलॉग्स कि हम वर्ल्ड लेवल पे इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली G7 कंट्रीज हैं, तो G7 कंट्रीज पहली चीज कि कौन कौन है इसमें, तो G7 जाके देखना G7 में कौन कौन सा, ये मैं बताने वाला नहीं हूं। तो हिरोशिमा एआई प्रोसेस, अब आपसे सिंपली पूछ लेगा ये हिरोशिमा एआई प्रोसेस किसका इनिशिएटिव है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चंस देखो हर लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जा सकते हैं। तो हिरोशिमा एआई प्रोसेस का पर्पस यही है कि हम वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि यही एडवांस कंट्रीज हैं, यही इनिशिएटिव लेने की बात कर रही है कि हम इसको कैसे बेहतर करें। बात समझ में आ रही है। तो यूरोपियन यूनियन का हिरोशिमा एआई प्रोसेस, साथ ही साथ अभी एक और एक्ट में डिस्कस करूंगा सबसे लास्ट में, वो अभी पिछले 2-3 दिन की डेवलपमेंट है, ठीक है, बट आई विल डिस्कस दैट इन लास्ट, ठीक है। इसके अलावा भारत ने, इंडिया तो अभी हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, हमने जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई, इन्होंने बात करी कि हम कैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो हम बात कर रहे हैं कि अपने को रेगुलेट करना है ह्यूमनली पर्पज से हो, उसको हम कैसे लागू करें, इसको लिए लेकर के इन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन करी थी। अगेन एक टर्म हो गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, रिसेंट में किस चीज के लिए है, ठीक है। एंड फाइनली इंडिया लॉन्च द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इंडी एआई, ये भारत में कैसे एआई को डेवलप किया जाए और सही तरीके से एथिकल तरीके से एआई को डेवलप किया जाए। एआई को लेकर के बड़ी समस्या है, ठीक है। एआई से आपसे अगर पूछ ले कि भाई एआई से नुकसान क्या क्या हो सकता है, फायदे तो हमने बहुत चर्चा कर लिए, नुकसान क्या क्या हो सकता है। एक तो डिफेक्ट बता दिया, जॉब्स जा सकती हैं, ओके। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पिछले कुछ सालों में जो सैलरीज है, जो पैसा है, वो पैसा वर्कर्स का कट रहा है धीरे धीरे, उनका उनके उनके परसेंटेज इनकम में क्या हो रहा है, डाउनग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई लोग की ये रिपोर्ट बताती है ऑब्वियसली। और एआई के नुकसान थिंक, ठीक है। तो कई बार आपको सोचना भी पड़ेगा कि एआई के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, डिपेंडेंट हम उसे डिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई अपना जो एआई का अपना यूज अपना माइंड का यूज अपना प्रॉब्लम लेकर काम करना छोड़ के उस पे निर्भर हो जाना।
पहले लोग मेरे कम पोस्ट करते थे, कम पोस्ट करते थे। हाँ जी। सिक्योरिटी में ज्यादा डेटा के पास बहुत ज्यादा हम लोग अपना प्राइवेसी इस्तेमाल कम करना देखो अगेन आपको एक टिप दे देता हूं, जब भी कोई स्टेटमेंट देना उसको सब्सटेंशिएट करना, क्योंकि अदरवाइज आपके स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आंसर लिखो, कोई भी पॉइंट बोलो तो उसको सब्सटेंशिएट करो कि क्यों बोल रहा है ये। बात समझ में आई? तो अगर मैंने बोला कि डीप फेक के नुकसान हो सकता है, आई विल मेंशन कि इसके केसेस क्या थे। बात समझ में आई? तो मान लो अमित शाह का यूज कर लिया या रश्मिका मंधाना वाला मैंने केस यूज कर लिया कि भाई ये कहा है, तो आप तब आपके बात में वजन गिरता है। मैंने बोला जॉब कट्स हो सकते हैं, मैंने आईएलओ के रिपोर्ट को कोट कर दिया कि आईएलओ की रिपोर्ट मुझे ये बता, क्योंकि हम अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कभी भी एक अच्छे आंसर में और एक एवरेज आंसर में इतना ही फर्क होता है कि एक अच्छा आंसर उसको सब्सटेंशिएट करके हो गया होता है। ठीक है, आप हो सकता है कि 5 आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, पांचों सब्सटेंशिएट ना कर पाए, लेकिन कोशिश करें उसको सब्सटेंशिएट करें। कम पॉइंट्स लिखें लेकिन सब्सटेंशिएट करके लिखें। बात समझ में आ रहे हो? और क्या लिख सकते हो बताओ? इलेक्शन मैनिपुलेशन एआई का यूज करके इंडिया में आपको आरोप लगा था, रशिया ने लगाया था कि भारत के इलेक्शन को रिगिंग के लिए प्रयास हो रहा है। एआई क्या कर रही है? एडवांस टारगेटिंग कर रही है लोगों को। जैसे फेसबुक कि आपका पैटर्न क्या है वीडियोस को देखने का, उस पैटर्न के बेसिस पे एआई एनालाइज कर रही है कि आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन में, आपको उस तरीके के वीडियो दिखाऊंगा। बात समझ? एआई का यूज हो गया। और क्या हो सकता है? एआई का यूज करके आप जैसे जो है कि एआई में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दोगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं और सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट करती है, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसको? एलन मस्क को। ठीक है, तो सवाल आएगा ना किसको? तो जैसे एक हुआ था, घटना क्या हुआ था कि यूएस का ड्रोन था और यूएस के ड्रोन ने क्या किया कि सिविल अफगानियों को मार दिया। ड्रोन में कुछ गड़बड़ी हो गई, उसका माल फंक्शन हो गया, उसने सिविलियंस को एज ए रीड कर लिया कि एज ए टेररिस्ट हैं और उनको फायरिंग कर दी, उसमें 10 लोग मर गए। किसको सजा हो? ये इंडिया में भी हो सकता है ना? तो ये यहाँ हमें देखो समस्याओं से अपने को सीखना है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको डायमेंशंस दे रहा था कि आप किस किस डायमेंशन में सोच सकते हो। सर्जरी में बात कर रहे हो, सर्जरी में बात कर रहे हो, अगर गड़बड़ी कर दी तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे करोगे? या जैसे इनको डेटा पे ट्रेन किया जाता है, तो क्योंकि इनको डेटा पे ट्रेन किया जाता है तो इनको जिस तरीके का डेटा मिला है उसी डेटा के बेसिस पे ये आपको ऑब्जर्वेशन देते हैं। जैसे हाँ जी, हैकिंग पॉसिबल है, हैकिंग तो हो जाएगी। यहाँ पे एआई के साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या है बायसनेस की आ रही है। बायसनेस कैसे आ रही है? जैसे कि अब मान लो कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए बहुत जगह इन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया। ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एआई पे बने होंगे। अब क्या होगा कि इनको जो डेटा, जिस डेटा पे ट्रेन किया गया, तो मान लो यहाँ पे जैसे अमेरिका में एक दिक्कत ये है कि वहां पे लेट सपोज कि 100 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, उस 100 क्रिमिनल्स में मैक्सिमम टाइम 70 जो है वो ब्लैक लोग होते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि उस तरीके का उसके पास डेटा है और 30% ही उसको व्हाइट मिला है। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि एआई जो है ये किसी पर्सन का इमेज को रिकॉग्नाइज करती है, अगर वो ब्लैक पर्सन है तो चांसेस ज्यादा होंगे कि एआई इसको बता दे कि ये क्रिमिनल है, तो क्योंकि उसको इस तरीके के डेटा पे ट्रेन किया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये बायसनेस का इश्यू होगी। तो ये कुछ कम से कम मेजर 4-5 पॉइंट जरूर याद रखो जो एआई के नुकसान के रूप में आप यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बट 4-5 पॉइंट जो सब्सटेंशिएट कर दे कि हाँ एआई की समस्याएं क्या होने वाली। ठीक है जन, चलो सो लास्ट में रिसेंट न्यूज फ्रॉम द फील्ड ऑफ एआई। ये जस्ट आपको एकदम ताजा ताजा बता रहा हूं, 2 दिन 3 दिन पहले की घटना। ठीक है, सो पहली चीज, ओपन एआई प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी अभी रिलीज हुई नहीं है बट हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे सिंपली पूछ देगा कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी एंड प्रोजेक्ट ओरायन आर रिलेटेड टू डैश डैश डैश। ठीक है, तो पहली चीज ओपन एआई का है ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ये जो इसका मशीन है, जो इसका मॉडल है, नहीं ओपन एआई का है। ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी है।
ठीक है। सो ये इसका एक मशीन है जो कि काफी एडवांस होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी ओपन एआई, तो पहली चीज, दिस वाज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ ओपन एआई प्रीवियसली नोन बाय द प्रोजेक्ट क्यू। तो प्रोजेक्ट क्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सीक्रेट अब इसलिए अब नहीं रहा क्योंकि उसने अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च, ठीक है। इसमें होगा क्या, इट एम्स टू इनहेंस द एआई's रीजनिंग कैपेबिलिटीज and is seen as a steps toward developing artificial general intelligence। समझ में आ गया? तो इसलिए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये इसका बेसिक पर्पज है। तो आप प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जब आ जाए तो ये टर्म आपको आ जाएगा, ठीक है। इट की रोल आर टू जेनरेट हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर एआई मॉडल्स। इसका पर्पस ये हमारे यूज के लिए नहीं होगा, इसका पर्पस होगा सिंथेटिक डेटा को क्रिएट करना। यानी जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में आपके पास डेटा अवेलेबल हो, कोहेरेंट हो, तो कई बार डेटा की लिमिटेशंस हो जाती है। तो इसका काम ही है, ये स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया ताकि जो फ्यूचर जनरेशन में हम मॉडल्स बनाएंगे उनको ट्रेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड किया जा सके और बेहतर डेटा प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी का फंक्शन क्लियर रखना, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर एआई मॉडल सच एज अपकमिंग प्रोजेक्ट ओरायन, अगेन, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी आपका ये रहेगा और प्रोजेक्ट ओरायन जो है ये अगला वर्जन जो है आपका चैट जीपीटी 5 का आने वाला। तो ये करंट का न्यूज है, जस्ट 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पब्लिश किया था, 2 या 3 दिन पहले, ठीक है। तो फ्राइडे का न्यूज है, फ्राइडे सैटरडे में आया था, ठीक है। कौन सी कंपनी का एआई मैं बता दूंगा देख के, ठीक है। तो अरे मेजर तो है, हालांकि उसको पूरा लिस्ट आपको कर लेना चाहिए, पूछेगा नहीं आपसे, डोंट वरी, कंपनी के बेसिस पे आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ नया जब तक नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, देन इट विल नॉट बी आस्क्ड। सो प्रोजेक्ट ओरायन, दिस इज डिजाइन टू सरपास कैपेबिलिटीज ऑफ GPT-4। अब यहां पे क्या होगा, नाउ इट इज यूजिंग द हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा। तो सिंथेटिक डेटा का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वो डेटा जो आपने जनरेट किया है, एक्चुअल में नहीं था वो डेटा, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में डेटा अवेलेबल नहीं था, डेटा में इनकंसिस्टेंसी थी, डेटा का बायसनेस आ रहा था, तो इसीलिए आपने डेटा को जनरेट किया है। तो इसका मतलब होगा सिंथेटिक डेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिंथेटिक डेटा कभी भी आपसे पूछे, कभी पूछेगा सिंथेटिक डेटा का मतलब क्या, ठीक है। सो दीज आर द डेटा दैट हैज बीन जनरेटेड बाय एल्गोरिथम्स फॉर पार्टिकुलर पर्पसेस, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्पस है दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल्स, ठीक है। तो ये आपका सिंथेटिक मॉडल हो जाएगा एंड द इनोवेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। अब इससे वजह से क्या होगा, दिस अप्रोच एम्स टू रिड्यूस एरर्स एंड हेलुसिनेशंस इन एआई। अगेन दिस टर्म हेलुसिनेशंस इन एआई। एआई में हेलुसिनेशन क्या, हमारे अंदर क्या है, हमें हेलुसिनेशन होता है तो क्या होता है, अरे हेलुसिनेशन नहीं हुआ कभी किसी को, अरे किससे बोलो, घबराहट होती है, नमनेस आ जाती है, आपको जो है कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखने लगती है, जो चीज नहीं हो, क्रिएटिविटी, हाँ, जो नहीं होता आप उसको भी क्रिएट करते हो। तो एआई भी यही करता है कभी कभी, ठीक है। एआई कई बार क्या करता है, गलत डेटा, गलत फैक्ट्स डाल देता है, जो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा वो, ठीक है। अगर उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं तो वो कुछ अपने खुद का बता देगा कि ठीक है ये वर्ल्ड बैंक का सर्वे में ही आया था, अब वो आया हो या ना आया हो। हाँ, स्टोर्ड डेटा नहीं, उसके साथ उसको ट्रेन भी किया गया है कि आपको डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करने का है, ठीक है। तो कई बार उसको मान लो उसको सिखाया आपने, जैसे मैंने आपको बोला कोई स्टेटमेंट देना तो इसको सब्सटेंशिएट करना, ठीक है। अब वो हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, अब हो सकता है वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट दी हो एग्रीकल्चर पे या डेथ्स पे लेके किसी दूसरे तरीके से, ठीक है। तो उससे वो क्या करेगा, उसने कुछ मान लो कैंसर का डेटा दिखाया, उसको यहाँ पे भी कैंसर दिख गया कि WHO का कैंसर पे रिपोर्ट है, तो वहां उठा लिया उसने, बात समझ आया, वो कॉन्टेक्स्ट को मिसलीड कर सकता है आपको कई बार। तो इसी को कहा गया हेलुसिनेशन ऑफ एआई। तो इसको भी ये क्या करेगा, इसको भी बेहतर करेगा। तो कई बार आपका जीपीटी जो है वो एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर दे देता है, उसे पूछना कभी, ठीक है, वो हर बार तो आंसर करके देगा। वो तो चलो ठीक है, वो तो उन्होंने दे दिया, वो आपको दे दिया फैक्चुअल वाला, आप उसको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसे पूछ के देखना, आप मान के चलो 60-70% चांसेस वो एरर देके आपको देगा, ठीक है। वो हाँ जी, सो बेसिक आइडिया यही है कि ओपन एआई इज एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक डेटा। देखो
मैं इसलिए नहीं इसको पढ़ा रहा कि ये ओपन एआई का प्रोजेक्ट है, मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चैट जीपीटी 5 जो है ये जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहला करता है हम उसी को याद रखते हैं। अब नील बाकी जो मून पे सेकंड लैंडिंग किसकी हुई किसको फर्क पड़ता है, फिर तो इंप्रूवमेंट और ये की बात होने लगी, लेकिन क्योंकि ये पहला है इसको लेकर के हमने चर्चा कर ली है। तो हेलुसिनेशन इन एआई मॉडल, ये आपको चीज दिखेगी, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स देता है कई बार, ठीक है, कई बार जो है फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, इधर का उधर का आंसर जो है वो आपको लेके आएगा। लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज अगर उसमें आप खोजोगे तो यू कैन फाइंड, ठीक है, ऊपर कुछ बोलेगा नीचे कुछ बोल देता है वो, ठीक है, तो ये कहानी भी जो है, हाँ तो कुछ वैसा ही है, तो ये भी वही करता है, तो इसको भी आप जरूर रखें। तो हेलुसिनेशन इन एआई मॉडल, तो सिंथेटिक डेटा, हेलुसिनेशन इन एआई, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कभी बन सकते हैं, तो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मुश्किल हो जाएगा कई बार करना। इसके अलावा लास्ट न्यूज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे लेटेस्ट अभी आपका दे रहा हूं। सो काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां पे हमने बात करी थी आपको G7 कंट्रीज की, हमने यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की बात करी थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब इन्होंने क्या करा है, 2 साल से इनका प्रयास चल रहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कोई लॉ लेकर के आए, और फाइनली 2 साल के बाद इन्होंने रिपोर्ट पेश की है, एक लॉ पेश किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में विद इन 1 या 2-3 महीने में आपको न्यूज मिले कि यूएस ने, यूके ने, इन कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया है, ठीक है, और जैसे ही आएगा तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, क्योंकि एआई का डेवलपमेंट इन्हीं के पास ज्यादा है, तो नाउ दिस एक्ट विल एक्ट लाइक आप कह सकते हो फ्रेमवर्क का काम करेगी बाकी नेशंस के लिए भी, ठीक है, तो इसलिए ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, दिस मार्क्स द फर्स्ट इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन एआई रेगुलेशन, यानी जो साइन करेगा दे विल बी लीगली बाइंड बाय इट, ठीक है, उनको इसमें चीज बतानी होगी। यहाँ पे दिस इज सीन एज ए ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर ए यूनिफाइड अप्रोच टू एआई रेगुलेशन, तो सिंपल सी बात है कि भाई एआई का इंपैक्ट कहीं और डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इंपैक्ट कहीं और भी हो सकता है, तो आपको ग्लोबल लेवल पे आपको कानून चाहिए होगा इन सब चीजों। ये ऐसे एरिया जैसे इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट एक ऐसा फील्ड है, आप अपने यहाँ कितना भी कानून बना लो, पड़ोसी आपका नहीं साथ है या बाकी बगल वाला या मोहल्ले के लोग साथ नहीं, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आप मोहल्ले को साफ नहीं रख पाओगे केवल अपने बेसिस पे। तो एआई भी एक ऐसा फील्ड है जहां पे केवल आप अपने बेसिस पे आप चीजों को ठीक नहीं कर पाओगे, इसीलिए ग्लोबल रिस्पॉन्सेस को रखा गया। अदर इनिशिएटिव की हमने बात कर ही चुके हैं हम, G7 एआई पैक्ट, यूरोप से एआई पैक्ट, ठीक है, तो ये 2 एआई पैक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये आपका जो है कन्वेंशन इन्होंने साइन कराया है, ठीक है, तो ये कन्वेंशन अब देखते हैं इंडिया साइन करता है नहीं करता, वही बात की बात है, लेकिन ऑब्वियसली न्यूज यही बता रही है कि यूके एंड यूएसए आर रेडी टू साइन दिस कन्वेंशन, ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, बट ये इन्होंने पब्लिश करा है। क्लियर है? चलो अब इसमें थोड़े से बेसिक प्रोविजन देखो, किसी में भी आपसे प्रोविजन जो होगा वो आपको सिंपल ऑलमोस्ट यही होगा, ठीक है, किसी भी एआई को जब आप रेगुलेट करने की बात करोगे, बातें आप मिला जुला के यही करोगे। क्या है कि सिग्नेटरी नेशन आर अकाउंटेबल फॉर एआई सिस्टम्स प्रोड्यूसिंग हार्मफुल और डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स। आप कोशिश करो कि एआई से इस तरीके की चीजें ना हो। हार्मफुल क्या, किसी का आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, वहां पे आप मान लो भारत में कोई एक वीडियो चला दो और तुरंत दंगा हो जाएगा आपको, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसकी बात होगी। नेशन मैथ मस्ट इंश्योर दैट एआई सिस्टम रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड प्राइवेसी राइट्स। इक्वालिटी अभी आपको एग्जांपल दिया, बायसनेस वाली, डेटा बायसनेस तो हर जगह होती है, हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, ठीक है, अगेन एंड विक्टिम्स ऑफ एआई रिलेटेड राइट्स वायलेशन मस्ट हैव लीगल रिकॉर्ड्स, कम से कम आप लीगल स्टेटस तो दो उसको। अभी एआई के द्वारा आपका वायलेशन होता है, कोई लॉ ही नहीं है, ग्रे एरिया है, क्या करोगे, तो एटलीस्ट लीगल रिकॉर्ड्स की उसके पास आपको फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल्सो एआई सिस्टम्स डू नॉट इंटरफेयर विद द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अगेन भारत में इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ करना, दिस इज व्हाट, दिस इज आप इंटरफेयरिंग विद द इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके की चीजें ना हो सके। साथ ही साथ देयर आर आल्सो ऑब्लिगेशन टू सेफगार्ड पब्लिक डिबेट। आपको ये उस तरीके से करना है कि लोगों कम से कम उनके फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नुकसान ना हो, ठीक है। दे हैव फेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड अलाउ इंडिविजुअल्स टू फ्रीली फॉर्म ओपिनियंस, ठीक है, और एआई इसको मैनिपुलेट ना करे। तो ओपिनियंस हमें लगता है कि हमारे ओपिनियंस तो हमारे अपने, बट हमारे ओपिनियंस हम अपने नहीं, हमारे अपने नहीं होते, हम खुद ही अपने नहीं, ठीक है। वी आर नॉट, मैन इज नॉट, इसका कोट है, वो खुद का नहीं होता, वो कई हजार लोगों से बना होता है, ठीक है। तो हमारे थॉट्स भी अलग अलग लोगों से मिलकर बने हुए,
तो इवन एआई भी आपके ओपिनियंस को क्या कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि आज के डेट में जो है हम लोगों से कम मिलते हैं, एआई से ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, एआई के थ्रू लोगों से मिल रहे हो। अच्छा, चलो, तो ये कहानी थी इस एक्ट की, और इसी के साथ आपका एआई का पोर्शन मैंने खत्म कराया। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे वेब करा दिया, कंप्यूटिंग करा दिया, एआई करा दिया, ब्लॉकचेन करा दिया। ठीक है, और कुछ कुछ है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको मैं आपको जो रिसेंटली थोड़ा बहुत चर्चा में रहे, ये बड़े टॉपिक्स थे जिनका आपको चर्चा रहा। ठीक है, और ये रहेंगे अभी आने वाले 2-4 साल, इनका चर्चा घूमती फिरती रहेगी कम से कम, मतलब इसके बेसिस पे आप 2-4 साल तो काम चला ही लोगे। ठीक है, इसमें बस अपडेट करते रहने का है थोड़ा बहुत, फिर वो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी कहानी। किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? चलो, फिर हमारी शाम में क्लास है, राइट?